पत्थर को उसके डेंसिटी ने डुबोया, पत्थर को उसके डेंसिटी ने डुबोया, पानी में कहां दम था। वो बदनसीब इसलिए डूबा क्योंकि उसके द्वारा हटाए गए पानी का वेट उसके वेट से कम था। हटाए गए पानी का वेट, जितना पानी उसने हटाया था उसका वेट उसके वेट से कम था। बॉल तो नहीं डूबा, बॉल तो खुशनसीब है, ये तो नहीं डूब पा रहा क्योंकि इसने जितना पानी यहां पे हटा, देखो ये जैसे जैसे मैं इसको नीचे लेता जाऊंगा, जितना पानी यहां से इसने हटाया है उसका वेट इसके वेट से ज्यादा है। तो ज्यादा है तो डूबा क्यों नहीं? जैसे ये नीचे जाता है तो अपने वॉल्यूम के अंदर जाने की वजह से, सबमर्ज होने की वजह से उस वॉल्यूम में लिक्विड को डिस्प्लेस करता है, उतने वॉल्यूम से लिक्विड को डिस्प्लेस करता है। जैसे वो लिक्विड को डिस्प्लेस करा, लिक्विड उस पे अपने वेट के बराबर, जो डिस्प्लेस लिक्विड है वो अपने वेट के बराबर इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा देता है और उस फोर्स की वजह से ये नीचे डूब नहीं पाता है। लेकिन जैसे हम किसी पत्थर की बात करें तो बॉल के कंपेयर में इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। डेंसिटी बहुत ज्यादा होने की वजह से कम वॉल्यूम में इसका मास ज्यादा होगा। अब जब ये डूबेगा तो अपने वॉल्यूम के बराबर पानी हटाएगा, पानी की डेंसिटी बहुत कम है, तो जितना पानी इसने हटाया है उसका वेट इसके वेट से कम है, तो जितना पानी हटाया उसके वेट के बराबर ऊपर फोर्स लगेगा, जिसको हम वाइंड फोर्स कहते हैं, जिसको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। वो पानी का डेंसिटी बहुत कम है तो ऊपर का वेट कम होगा और खुद का वेट पत्थर का नीचे ज्यादा है उसके डेंसिटी की वजह से। समझ आया? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है, आज हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हेलो हेलो हेलो, आप सभी रामलाल को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर यकीन बैच, जिसमें फ्लूइड के लेक्चर नंबर 2 आज हम पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 2 का आज का हमारा गोल क्या है? तो क्वेश्चंस ऑन प्रेशर, प्रेशर पे थोड़े बहुत और हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मोक्षा इन आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बहुत ही शिद्दत से पढ़ाऊंगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बहुत ही आराम से, प्यार से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अच्छा, एक बच्चा कुछ भी बोलता है, कह रहा है सर हमको ना रोटेशन, वर्क एनर्जी, पावर, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सब बहुत अच्छे समझ आया, लेकिन सर ग्रेविटेशन से आप तेज चल रहे हो। बेटा, ग्रेविटेशन में मैंने 100 से ज्यादा सवाल कराए और 6 लेक्चर में खत्म किया है। ग्रेविटेशन 4 क्लास का होता है मैक्सिमम। क्वेश्चन डिटेल में कराया है मैंने, मतलब कुछ भी बोलना है बस। कितने बड़े चोमू हो यार, देख के मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम्हारा क्या होगा। मैं इस बात से परेशान नहीं हूं, मैं इस बात से परेशान हूं कि भविष्य में तुम क्या करोगे। और दूसरी बात, कल के जो मैं आंसर्स पढ़ रहा था, रामलाल को नुकसान हो जाएगा, रामलाल को फायदा हो जाएगा, थोड़ा सोचते तो सही। रामलाल को बहुत ही फायदा होगा, रामलाल का धंधा चल जाएगा, मतलब मंद बुद्धि हो गया यार। सोच के तो जवाब लिखते थोड़ा सा। जो मिल्क की डेंसिटी होती है वो वाटर के कंपेयर में थोड़ा सा ज्यादा होता है। अब डेंसिटी ज्यादा तो गिवन 1 लीटर के वॉल्यूम में, है ना, मास ज्यादा आ जाएगा। देखो जैसे ये एक 1 लीटर का कंटेनर है, अब इसमें पानी रखोगे तो 1 लीटर 1 kg वाटर के करस्पॉन्डिंग होगा। 1 लीटर वाटर 1 kg वाटर इक्वल होगा। लेकिन जब डेंसिटी हाई होता है तो क्वांटिटी ज्यादा पास डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं। मिल्क की डेंसिटी वाटर से स्लाइटली ग्रेटर है, तो सेम वॉल्यूम के लिए देखो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अगर डेंसिटी ज्यादा होगा तो सेम वॉल्यूम के लिए मास ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है। मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, कितना आसान है। सेम वॉल्यूम के लिए डेंसिटी ज्यादा तो मास ज्यादा, कितना इजी विजुअलाइजेशन है। चलिए कोई बात नहीं, आगे हम सवाल देखते हैं। एक यूट्यूब पे सवाल मैंने कराया था, सॉरी एक कंटेनर पे सवाल कराया था कि कंटेनर अगर रेस्ट में है और क्लोज्ड है तो उसके बेस पे प्रेशर क्या होगा। अगर डेंसिटी रो है और इसकी हाइट h है तो बताइए इसके बेस पे प्रेशर क्या होगा। तो जैसे जैसे आप डेप्थ पे जाते जाएंगे प्रेशर बढ़ता जाता है। यहां पे अगर प्रेशर में एग्जैक्टली पूछूं तो 0 होगा, क्यों, कंटेनर क्लोज है। देखिए कंटेनर क्या है, क्लोज है, यहां पे प्रेशर 0 होगा। जैसे जैसे डेप्थ पे आप जाते जाएंगे नीचे प्रेशर की वैल्यू बढ़ती जाएगी और इसके एग्जैक्टली बेस पे जो प्रेशर होगा रो GH। ठीक है साहब। अगर अपवर्ड डायरेक्शन में कंटेनर एक्सेलरेटेड हो जाए A0 एक्सेलरेशन से, अपवर्ड डायरेक्शन, देखिए अपवर्ड डायरेक्शन में, तो बेस पे जो प्रेशर होगा वो होगा रो G+A इंटू H। अगर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हो जाए, किधर हो जाए एक्सेलरेशन, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हो जाए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होने की वजह से अगर A0 से एक्सेलरेशन हो रहा है डाउन, तो
बेस पे जो प्रेशर होगा बेस पे वो होगा रो जी माइनस ए नॉट इंटू एच। अगर हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेटेड हो जाए तो, अगर बेटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड हो जाता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में प्रेशर बराबर नहीं होगा क्योंकि अपर सरफेस थोड़ा इंक्लाइंड हो जाएगा। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि इसके बेस पे यहां पे और यहां पे प्रेशर सेम होगा, प्रेशर सेम नहीं होगा। यहां पे देखिए लिक्विड इतनी हाइट तक है, यहां पे लिक्विड इतनी हाइट तक है, यहां पे लिक्विड इतनी हाइट तक है, प्रेशर सेम नहीं होगा। प्रेशर सेम कहां होगा? एक इंक्लाइंड लाइन बनेगा जहां पे प्रेशर हर जगह सेम होगा, यहां पे प्रेशर हर जगह सेम होगा। दूसरा, यहां पे इंक्लाइन बनाओगे तो यहां प्रेशर सेम होगा, और ये इंक्लाइन लाइन एक्स एक्सिस से कुछ थीटा एंगल पे बनेगा, और वो जो tan थीटा होगा वो a/g के बराबर होता है। बस इतना आपको प्रेशर वेरिएशन में समझना था। उसके बाद मैंने पास्कल लॉ कराया था। पास्कल लॉ क्या कहता है? पास्कल लॉ कहता है कि किसी पॉइंट पे अगर आप एक्स्ट्रा प्रेशर देते हो, प्रेशर का मतलब होता है फोर्स अपॉन एरिया, ये एक्स्ट्रा प्रेशर किसी भी इनक्लोज फ्लूइड पे लगाया आपने, किसी भी इनक्लोज फ्लूइड, इनक्लोज मतलब बंद फ्लूइड, ओपन फ्लूइड नहीं, फ्लोइंग फ्लूइड नहीं, किसी भी इनक्लोज फ्लूइड कि किसी एक पॉइंट पे एक्स्ट्रा प्रेशर आपने इतना लगाया तो हर पॉइंट पे इतना ही एक्स्ट्रा प्रेशर ट्रांसमिट हो जाए। मान लीजिए फ्लूइड का किसी दूसरे क्रॉस सेक्शन एरिया में उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, अगर एरिया कम है, ये A2 है, तो यहाँ पे फोर्स कुछ F2 हो जाएगा, लेकिन प्रेशर क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, स्टैटिक फ्लूइड के हॉरिजॉन्टल लाइन में प्रेशर हर जगह सेम होता है। क्लियर है? ओके। तो इस यू ट्यूब के बहुत सारे हमने सवाल करे थे। यू ट्यूब मतलब वो यूट्यूब नहीं, ये यू शेप में ट्यूब। एक तो होता है वर्टिकल ट्यूब, सिंपल वर्टिकल ट्यूब, ऐसा सिंपल वर्टिकल ट्यूब, ये हो गया, मान लो ट्यूब है ये, तो यू ट्यूब क्या है? ऐसा। अब इस यू ट्यूब के अंदर अगर एक ही लिक्विड फिल्डेड है तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेशर सेम होगा, लेकिन ये यू ट्यूब को भी अगर ए एक्सेलरेशन से आगे एक्सेलरेट करा दो, देखिए यहां पे इसको अगर मैं आगे की डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ए से एक्सेलरेट करा दूं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ए से एक्सेलरेट करा दूं, तो क्या होगा? तो बेटा ऑब्वियस सी बात है कि जब ये आगे जाएगा तो स्यूडो फोर्स पीछे लगेगा, और पीछे लगने की वजह से यहां पे लिक्विड का लेवल नीचे चला जाएगा और यहां पे ऊपर आ जाएगा। अगर इस दोनों आर्म्स के बीच में लेंथ देखिए L है, और इसमें लिक्विड लेवल और इसमें लिक्विड लेवल के बीच हाइट डिफरेंस h है, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन tan थीटा कितना होगा? सेम वही होगा जैसा इस कंटेनर में होता है, सेम होगा। सर बीच में लिक्विड तो है नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब आप ड्राइव करोगे ना तो यही आ जाएगा। मतलब इसमें भी आप लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू a/g, और tan थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं आप? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका परपेंडिकुलर है h और बेस है L, h/L। तो आपसे पूछेगा, सर क्या पूछेगा? आपसे ये पूछेगा कि मान लीजिए, सवाल पे ध्यान दीजिएगा प्लीज, कंटेनर को A से एक्सेलरेट करा दिया और ट्यूब के दोनों आर्म्स के बीच में लेंथ है L, तो बताइए दोनों आर्म्स में लिक्विड लेवल के हाइट में क्या डिफरेंस होगा? लिक्विड लेवल में डिफरेंस क्या होगा? तो इसमें लिक्विड यहां तक फिल्डेड है, इसमें लिक्विड यहां तक फिल्डेड है, इस लिक्विड लेवल के हाइट में डिफरेंस आपका स्मॉल h हो गया। यही आपसे पूछ लेगा, ये आपसे पूछ लेगा। तो आप लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये रहा L और ये रहा h। परपेंडिकुलर अपॉन बेस देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो h/L इज नथिंग बट a/g, तो h इज इक्वल टू क्या होगा? a/g इंटू L। यही सवाल फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, यही सवाल फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि लिक्विड लेवल में हाइट डिफरेंस बताइए अगर मैं यू ट्यूब को हॉरिजॉन्टली ए से एक्सेलरेट करा दिया तो। अगर वर्टिकली कराऊंगा तो दोनों लेवल में, दोनों आर्म्स में सेम लेवल तक लिक्विड फिल्डेड होगा, नीचे से लेट कराऊं तो सेम होगा, लेकिन हॉरिजॉन्टली आगे करा दूं तो आगे वाले में लिक्विड लेवल का हाइट नीचे चला जाएगा, इसमें ऊपर चला जाएगा। और पीछे से लेट कराऊं, मान लो इसको पूरा का पूरा पकड़ के पीछे से लेट करा दिया, पीछे की तरफ ऐसे लेट करा दिया, तो इसमें नीचे चला जाएगा, इसमें ऊपर चला जाएगा। तो इसके रिस्पेक्ट में कितना ऊपर है कैसे निकालेंगे? तो हम जानते हैं कि इसका अपर लेवल और इसका अपर लेवल के बीच में जो लाइन बनेगा ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाएगा, दैट tan थीटा इज इक्वल टू h/L एंड tan थीटा इज इक्वल टू a/g, दैट्स इट। ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो मैंने आपको रिवाइज भी करा दिया और सवाल भी सॉल्व करा दिया। ये नीट 2017 में सवाल पूछा था, हालांकि ऐसे सवाल मैंने बहुत सारे करा दिए, चलिए एक और करा देता हूं। नीट का सवाल है, अ यूट्यूब विथ बोथ एंड ओपन। मैंने बोला था हर एक PYQ में क्लास में कराऊंगा। आप ईमानदारी से अगर पढ़ रहे होंगे ना तो मेरे क्लास के बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस क्लास नोट्स को अच्छे से पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, लिख लीजिए, उसके बाद आप सीधा टेस्ट दीजिए। कोई किताब नहीं करने की जरूरत है। PYQ कर ले सर, PYQ तो मैं ही करा रहा हूं,
एक बच्चा कमेंट भी कल कर रहा था कि सर डीपीपी में एक ही सवाल बाहर से, बाकी सारे सवाल आपकी क्लास से। लगभग हर डीपीपी में यही हुआ है। 70% क्लास में ही करा देता हूं मैं पहले ही, डीपीपी बनने से पहले ही। देखो, U-tube with both ends open, तो यहां पे ओपन होने की वजह से एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA लगेगा। द पार्शियली फिल्टेड विथ अ वाटर while which is immiscible, मतलब वो मिक्स नहीं हो सकते with water, is poured into one side until it stands at a distance 10 mm above the water level। मतलब यहाँ पे जो ऑयल का लेवल है वो इस तरीके से भरा गया है इसमें कि फाइनल लेवल जो वाटर का है उससे 10 mm ऊपर है, 10 mm ऊपर, 10 mm above the water level on the other side। Meanwhile the water rise by 65 mm, water rise by 65 mm, water rise by 65 mm from the original level। See the diagram, the density of the oil is, see the diagram, डायग्राम देखने के लिए बोल दिया उसने। सुनो क्या था कि इससे पहले का डायग्राम, जैसे लिक्विड ऑयल को फिल करने से पहले का डायग्राम मैं अगर दिखाऊं आपको तो ये डायग्राम था पहले, यहां से वाटर फिल्टेड था, ये डायग्राम था पहले। कौन सा डायग्राम था? ये डायग्राम था। अब क्या किया, इन द बोथ एंड्स ऑफ द ओपन एटमॉस्फेयर पार्शियली फिल्टेड विद वाटर, पार्शियली फिल्टेड विद वाटर मतलब ये पूरा दोनों में वाटर फिल नहीं किया, पार्शियली फिल्टेड विद वाटर। सवाल समझना, मैं जानबूझ के समझा रहा हूं तो इसका सॉल्यूशन एक ही लाइन में आ जाएगा। मैं क्वेश्चन को जानबूझ के फील करा रहा हूं। ऑयल इज इमर्सिबल विथ वाटर इज poured इनटू वन ऑफ इट्स साइड। यहां से ऑयल को डालना शुरू किया, यहां से ऑयल को डालना शुरू किया। जैसे जैसे मैं ऑयल को डालूंगा तो एक बात बताओ, ऑयल आके थोड़ा सा तो इसको दबाएगा। मान लो ऑयल ने इसको x लेंथ तक नीचे दबाया तो यहां से ये कितना ऊपर जाएगा बेटा? सुनना अच्छे से, ये x नीचे आया तो ये x ऊपर जाएगा। अरे भाई जितना ये नीचे दबाएगा उतना ही वाटर लेवल इससे ऊपर जाएगा, तो x नीचे गया तो ये x ऊपर आएगा। तो इनिशियल लेवल से x कहां चला गया? ऊपर। अब देखो वाटर का लेवल कहां पे? यहां पे। और अभी यहां पे वाटर का लेवल कहां तक जाएगा? यहां तक जाएगा। मतलब आप समझने की कोशिश करिए, अगर ये इनिशियल लेवल से x तक नीचे दबा है तो यहां पे x नीचे दबा तो वाटर यहां पे चला जाएगा। अब वाटर का लेवल यहां पे है और यहां पे है, तो कितना ऊपर हो गया? वाटर का लेवल इस साइड तो यहां पे है, जैसे लिक्विड डाला तो, और इस साइड वाटर का लेवल यहां चला जाएगा। अरे भाई ऑयल तो इसी में डाला है ना। ऑयल ने इनिशियल वाटर लेवल से वाटर को x नीचे दबाया तो यहां पे इनिशियल वाटर लेवल से वाटर x ऊपर जाएगा। अब वाटर का इस तरफ लेवल कहां है? यहां पे है। और इस तरफ लेवल कहां पे? यहां पे। तो अगर ये x दबाता है तो इस तरफ वाटर 2x दिखाई देगा इस लेवल के कंपेयर में, क्योंकि x नीचे गया और ये x ऊपर गया, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या हो जाएगा? 2x। बस मैं ये समझने के लिए ऐसे ही बता रहा था। बाकी यहां पे साफ साफ दिया, देखो ये इनिशियल वाटर लेवल है। इनिशियल वाटर लेवल से देखो ऑयल यहां पे नीचे गया 65, ये 65 नीचे गया है तो इनिशियल से वाटर इस तरफ 65 ऊपर चला गया, यहां तक वाटर है। अब इस लेवल के कंपेयर में वाटर कितना ऊपर गया? तो 65 से 65 क्या हो जाएगा? 130। 130। अरे सिंपल सी बात है, एक तरफ से पानी डालोगे, सॉरी एक तरफ से ऑयल डालोगे, इनिशियली वाटर यहां तक फिल्टेड था, ऑयल ने वाटर को x नीचे दबाया तो यहां से वाटर x ऊपर जाएगा। तो इसके रेफरेंस में मतलब यहां तक पानी आ गया x नीचे और यहां से x ऊपर पानी चला गया, तो पानी कितना तक जाएगा? ये 2x। तो यहां से ऑयल ने इनिशियल वाटर लेवल से कितना नीचे दबाया था? 65। तो इसके कंपेयर में ये खुद नीचे 65 आ गया और ये 65 ऊपर चला गया, तो इसके कंपेयर में कितना डिफरेंस हो जाएगा? ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि इसका कोई यूज नहीं, इस सवाल में इसका कोई यूज नहीं है। क्यों? तुम्हें सारा फोटो डायग्राम तो सब बना के दे दिया, तो डेंसिटी ऑफ ऑयल पूछा है, एक लाइन में आंसर है। क्यों? एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पे प्लॉट करो। क्या यहां पे प्लॉट करेंगे दोनों तरफ प्रेशर सेम नहीं होगा? नहीं, ये ऑयल है ये वाटर है, नहीं होगा, यहां नहीं होगा। तो कहां होगा? यहां पे होगा। ध्यान से देखिए, यहां पे होगा। क्यों? क्योंकि इधर भी देखो वाटर और इधर भी देखो वाटर। अब यहां पे प्रेशर कितना होगा? इसको B बोल देते, इसको C बोल देते। प्रेशर एट B बराबर प्रेशर एट C। बहुत आसान है। तो सर ये सवाल सॉल्व करने के लिए क्या समझा रहे थे? जरूरत ही नहीं है, मैं बस फील दिला रहा था कि यहां पे अगर वाटर का इनिशियल लेवल है, यहां से वाटर x नीचे गया है, तो यहां से जितना नीचे इधर जाएगा वाटर उतना यहां से ऊपर उठेगा। तो x ऊपर x नीचे। अब इनिशियल से तो x ऊपर ही गया है बस, लेकिन इसके लेवल से देखेंगे तो 2x ऊपर हमें दिखाई देगा। बस ये समझा रहा था मैं। चलो बताओ, यहां पे जो प्रेशर होगा वो कितना होगा? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA प्लस डेंसिटी ऑफ ऑयल रो G और H की वैल्यू यहां से यहां तक कितनी होगी? तो यहां से 65, 65 और 10
140 इज इक्वल टू, यहां पे क्या होगा, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां पे पीए, यहां पे पीए, और यहां से यहां तक आपका वाटर फील्डेड है, पीए प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर जी इंटू 130। अब यहां से पीए दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, है, यहां भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था, यहां भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था, जी से जी कैंसिल हो जाएगा बेटा, आ जाएगा डेंसिटी ऑफ ऑयल इज इक्वल टू 130 डिवाइडेड बाई 140 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, केजी पर मीटर क्यूब में निकालना है, और ये भी एमएम में और ये भी एमएम में, तो कैंसिल हो जाएगा 140 mm और 130 mm, तो एमएम की चिंता नहीं करनी, जीरो से जीरो कैंसिल, ये होगा 30/14 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर आ जाएगा आपका 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। तो 13/14 एकदम 9 के आसपास आएगा, डी इज योर करेक्ट आंसर। कैसे बेटा, ये 13 है ये 14 है, तो 13/14 तो 650 425 थोड़ी ना आ जाएगा, 1000 का 0.9 से मल्टीप्लाई करना है, 1000 को 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, बहुत इजी है। ठीक है बेटा, ये मैंने जो समझाया था इसको मैं मिटा देता हूं, है ना, ये बस फील करा रहा था क्योंकि इस पे सवाल बनते हैं, और कैसे सवाल बनते हैं वो ये रहा, है ना। अब मुझे यहां पे ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। एंड ओपन यूट्यूब कंटेनिंग मरकरी, ले ओपन यूट्यूब, ओपन है, ऊपर से ओपन है, यूट्यूब कंटेनिंग मरकरी, इसमें मरकरी फिल्डेड है, मरकरी फिल्डेड है। व्हेन 13.6 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, 13.6 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, मतलब वाटर की जो हाइट है वो 13.6 सेंटीमीटर लेंथ में यहां पे फिल करने वाला हूं, poured into one of the arm, एक आर्म में वाटर फिल करा। अब यहां पे देखना ढंग से, मजा आ जाएगा, जो पहले समझाया था उसी का यूज करना है। यहां पे 90% बच्चे गलत कर देते हैं इसको। ये रहा आपका इनिशियल लेवल मरकरी का, यहां पे था। अब यहां से मैंने मान लीजिए वाटर डाला, तो वाटर आएगा, वाटर यहां से ऐसे डल गया। अब वाटर जैसे ही मैं अंदर डालूंगा तो मरकरी को थोड़ा कंप्रेस करेगा, थोड़ा मरकरी को यहां तक कंप्रेस करा, मान लीजिए यहां x लेंथ तक, इनिशियल लेंथ मरकरी यहां तक फिल्डेड था, x तक कंप्रेस करा, उसके बाद फिर मरकरी फिल्डेड था। अब जितना मरकरी नीचे गया है अपने इनिशियल लेवल से, वो कहां चला गया, दब गया क्या, नहीं, वो कंप्रेस नहीं हो सकता क्योंकि यहां पे देखो ओपन खुला हुआ है, तो जितना x नीचे गया है उसमें यहां से उतना x ऊपर उठ जाएगा, x लेंथ तक ऊपर उठेगा, ये x लेंथ तक ऊपर उठेगा। यहां पे x दबाया है, यहां पे देखिए कितना दबाया है वाटर ने मरकरी को, x लेंथ दबाया है, इनिशियल से x नीचे गया तो इनिशियल से x ऊपर आएगा। क्लियर एकदम, चलिए। Then mercury rises in the other arm from its initial level is, from its initial level, ये इनिशियल लेवल से मरकरी कितना ऊपर गया, सिर्फ इतना पूछा। इनिशियल लेवल आपका ये था, इससे मरकरी कुछ x ऊपर गया होगा, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब हम बताइए कहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें जिस पे प्रेशर सेम हो, कहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, हम यहां हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे क्योंकि दोनों तरफ देखिए मरकरी में। अब इस A पे और B पे प्रेशर सेम होना चाहिए, डन, ओके। यहां पे प्रेशर बताइए क्या होगा, यहां पे प्रेशर होगा, प्रेशर एट A बराबर प्रेशर एट B, A पे प्रेशर होगा डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर है, कितने हाइट तक है 13.6 सेंटीमीटर इंटू जी, रो जी एच। और यहां पे देखेंगे तो इनिशियल लेवल से x ऊपर गया, इनिशियल लेवल से x नीचे है, तो ये हुआ आपका मरकरी का लेवल। यहां पे जो प्रेशर होगा वो होगा रो ऑफ एच जी इंटू 2x इंटू जी, 2x इंटू जी। अब यहां से G से G कैंसिल होगा, रो जी से 13.6 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि डेंसिटी ऑफ मरकरी होता है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। हाँ, तो यहां पे आया आपका 13.6 से 13.6 कैंसिल हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 होता है, तो x इज इक्वल टू, तो 1/2 आ रहा है, सही लिख रहा हूं। 13.6 सेंटीमीटर से 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हाफ सेंटीमीटर आ गया, x इज इक्वल टू हाफ सेंटीमीटर, है ना, 2x इज इक्वल टू 1, मतलब x इज इक्वल टू हाफ सेंटीमीटर। अब सवाल में जाओ और पूछा क्या वो देखो, मरकरी राइजेज इन द अदर आर्म फ्रॉम इट्स इनिशियल लेवल। कई बार ये पूछते हैं कि मरकरी का लेवल डिफरेंस बताइए दोनों में क्या होगा। तो इनिशियली मरकरी यहां था, इस आर्म में मरकरी x नीचे है और इस आर्म में मरकरी इनिशियल लेवल से x ऊपर है, तो यहां से लेवल डिफरेंस क्या हो गया 2x। लेकिन वो पूछा है कि इनिशियल लेवल से मरकरी कितना ऊपर गया है, तो इनिशियल लेवल से इसमें मरकरी x ऊपर गया, तभी तो यहां पे x नीचे दिखाई दे रहा था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1.5 सेंटीमीटर, 1/2 मतलब 0.5 सेंटीमीटर।
समझ आया? ऐसे सवाल बेटा पूछते हैं, ऐसे सवाल पूछते हैं। कैसे सवाल पूछते हैं? तुमसे बोलेगा यहाँ पे पहले से पानी फिल्टर्ड है, यहाँ पे मैंने डाल दिया आयल, मरकरी कुछ भी डाल दिया, मरकरी या आयल कुछ भी डाल दिया। ये इनिशियल लेवल हमेशा याद रखिए, इनिशियल लेवल से x इसमें नीचे जाएगा वाटर, तो इसमें इनिशियल लेवल से ऊपर जाएगा x। तो यहाँ पे वाटर का लेवल होगा इसमें, और इसमें वाटर का लेवल इसके कंपेयर में 2x ऊपर, तो इनिशियल के कंपेयर में x ऊपर। बस, हालांकि मैंने 3, 4, 10 बार इसको रिपीट कर दिया तो आप समझ गए होंगे, कोई खास बात नहीं। नेक्स्ट देखिए, बैरोमीटर ट्यूब रीड 76 mm ऑफ मरकरी, 76 mm ऑफ मरकरी बैरोमीटर। ये रहा बैरोमीटर। बैरोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल बताया था, क्लोज्ड एक ट्यूब लेते हैं, उसमें मरकरी फिल कर देते हैं, और यहां पे एक बड़े से कंटेनर में भी मरकरी फिल कर देता है। जब इस ट्यूब को हम उल्टा करके डालते हैं तो ये वाला पोर्शन जो कंटेनर का है, यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर प्रेशर होता है, लेकिन अंदर तो क्लोज है। यहां पे प्रेशर किसके बराबर आएगा? अंदर तो हवा है भी नहीं, नो एयर, अंदर में एयर भी नहीं है, लेकिन किसी भी स्टेशनरी लिक्विड के हर पॉइंट पे प्रेशर सेम होना चाहिए। जितना यहाँ पे प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उतना ही यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आएगा कहाँ से? तो ये h हाइट तक लिक्विड फिल्डेड होता है, तो यह आ जाता है रो जी एच। तो इस मरकरी के बराबर जितना यहाँ पे प्रेशर आएगा मरकरी कॉलम की वजह से, वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। तो ये कहानी है। अब क्या कह रहा है? इफ द ट्यूब इज ग्रेजुअली इंक्लाइंड, ग्रेजुअली इंक्लाइंड मतलब इस ट्यूब को टेढ़ा डाल दिया। पागल आदमी था, उसने क्या किया? इस ट्यूब को टेढ़ा डाल दिया, टेढ़ा करके डाल दिया। आराम से पढ़ो, टेढ़ा डाल दिया, ऐसे डाल दिया। पागल था क्या? था, रहा होगा, हम क्या करें? टेढ़ा डाल दिया, इंक्लाइंड डाल दिया। ग्रेजुअली इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री विथ वर्टिकल, वर्टिकल से 30 डिग्री पर, वर्टिकल से 30 डिग्री, कीपिंग द ओपन एंड इमर्ज्ड इन द मरकरी रिजर्वायर। मरकरी रिजर्वायर इसको बोलते हैं, बड़े टैंक को। ओपन एंड अंदर में है। अब इसके अंदर मरकरी कितने हाइट तक राइज करेगा ये पूछा। देन द लेंथ ऑफ द मरकरी कॉलम विल बी, लेंथ ऑफ द मरकरी कॉलम विल बी। एक बात बताओ, मरकरी में अगर मैं हॉरिजॉन्टली जाऊं या किसी भी लिक्विड में हॉरिजॉन्टली जाऊं तो प्रेशर इंक्रीज होता है या डिक्रीज? कांस्टेंट रहता है स्टेशनरी में। हॉरिजॉन्टल लाइन पे हर जगह प्रेशर सेम होता है। अगर ऊपर जाऊंगा तो इंक्रीज करेगा, नीचे जाऊंगा तो डिक्रीज करेगा। इस इंक्लाइंड मरकरी कॉलम का दो कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। अगर इसका लेंथ आप कुछ मान लेते हैं L0, तो L0 का हॉरिजॉन्टली जो कंपोनेंट होगा उसकी वजह से प्रेशर डिफरेंस आएगा नहीं। मतलब प्रेशर का इफेक्टिव वैल्यू किसकी वजह से आएगा? वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से। और इस L0 का वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा? L0 cos 30, क्योंकि वर्टिकल से एंगल बना रहा है। L0 cos 30 इज इक्वल टू, ये आपका इनिशियली जो होना चाहिए L0 L उसके बराबर होगा, दैट इज 76 सेंटीमीटर। L0 cos 30 हो जाएगा √3/2 इंटू 76 सेंटीमीटर। क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर प्रेशर मरकरी कॉलम तभी जनरेट कर पाएगा जब उसका वर्टिकल हाइट 76 सेंटीमीटर होगा। मतलब 76 mm ऑफ मरकरी कॉलम क्रिएट्स प्रेशर विच इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मरकरी का 76 सेंटीमीटर का जो हाइट बनेगा उसके वजह से जो प्रेशर क्रिएट होगा वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा बैरोमीटर में, है ना। डॉक्टर रामलाल की भी कहानी बताई थी आपको। तो यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो L0 इज इक्वल टू हो जाएगा 76 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई √3 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा आपका 89 सेंटीमीटर के आसपास। ये थोड़ा सा न्यूमेरिकली सॉल्व कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी, है ना। बहुत मजेदार सवाल है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। पूछे तो नहीं गए अभी तक नहीं पूछे गए हैं, है ना। किताबों में भी कहीं आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसे सवाल बन सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अ बैरोमीटर केप्ट इन एन एलिवेटर रीड 76 सेंटीमीटर व्हेन द एलिवेटर इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। अच्छा, लास्ट लेक्चर में मैंने सवाल कराया था, ये मोस्ट कंफ्यूजिंग सवाल है। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं तो एक बार मैंने भी गलत एक्सप्लेन कर दिया था क्लास में, तो बच्चे ने कहा कि सर नेट पे और किसी किताब में तो अलग अलग दिया हुआ है। मोस्ट कंफ्यूजिंग है, मैं फिर से बताता हूं। मान लीजिए कि ये एक लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर मैंने बैरोमीटर का सेटअप डाल दिया, लिफ्ट के अंदर मैंने बैरोमीटर का सेटअप डाल दिया। ये रहा आपका बैरोमीटर का सेटअप। लिफ्ट मान लीजिए रेस्ट में है, लिफ्ट क्या है? रेस्ट में। तो बैरोमीटर का सेटअप रीड कर रहा है रीडिंग 76 सेंटीमीटर। कितना रीड कर रहा है? 76 सेंटीमीटर। मैं प्रीवियस क्लास का कंटेंट समझा रहा हूं। लिफ्ट इज एट रेस्ट,
यहाँ पे 76 सेंटीमीटर हाइट मेजर करके बता रहा है। 76 सेंटीमीटर हाइट के बराबर जो मरकरी यहाँ पे प्रेशर लगाएगा वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। अब हमने क्या किया, इस लिफ्ट को ऊपर ले गए। जब ये लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट होगा, इफ एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, तो बेटा यहां पे इक्वेशन जब लिखेंगे, इस पॉइंट पे प्रेशर, जब ये लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट हो रहा तो इसके ऊपर कोई लिक्विड तो है नहीं, इसके ऊपर जो प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, प्रेशर तो चेंज हो नहीं रहा, तो यहां पे प्रेशर वही रहेगा जो पहले रेस्ट में था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। लेकिन यहां पे जब आप प्रेशर निकालेंगे तो लिक्विड की वजह से जो प्रेशर आएगा वो आएगा रो जी प्लस ए इंटू एच। अब पहले तो सिंपल आप लिखते थे पीए बराबर रो जी एच, 76 सेंटीमीटर का मर्करी कॉलम जो प्रेशर बताएगा वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। बाद में एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू तो ही रह गई, लेकिन राइट हैंड साइड में आ गया अब रो जी प्लस ए इंटू एच डैश। अब बताओ रो जी एच की वैल्यू पीए के बराबर है, इसकी वैल्यू भी पीए के बराबर है, तो ऑब्वियस सी बात है रो जी एच बराबर रो जी प्लस ए एच डैश होगा। ठीक है ना, यहां पे इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस मरकरी में बढ़ गया, तो हाइट ये बढ़ गया, लेकिन ये वाली वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए, रो रो से कट जाएगा, ये सिर्फ जी है, कम है तो ये ज्यादा होगा, ये ज्यादा है तो ये कम है, तो रीडिंग कम शो करेगा पहले से। ये मैंने लास्ट क्लास में कराया था, लास्ट क्लास का कंटेंट है, लास्ट क्लास में कराया था। ठीक है, अब देखो बैरोमीटर केप्ट इन एलिवेटर रीड्स 76 सेंटीमीटर व्हेन द एलिवेटर इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। अब जब एक्सेलरेटर ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेटर में इसने इतना रीड किया है, इतना रीड किया है। एक्चुअल में अगर रेस्ट में 76 सेंटीमीटर अगर रीड करता है ना, रेस्ट में है और तब रीड करता है 76 मीटर, तो एक्सेलरेट होने के बाद कम आना चाहिए रीडिंग, और ये कह रहा है कि एक्सेलरेट होते हुए इतना रीड किया है, मतलब एक्चुअल वैल्यू से, एक्चुअल रीडिंग से अगर लिफ्ट रेस्ट में होता, लिफ्ट अगर रेस्ट में होता उससे ये कम रीड करना चाहिए। अब एक्सेलरेट होते हुए जब इतना रीड किया है तो एक्चुअल इससे ज्यादा होगा, आंसर होगा 77। मैं आपको वैसे भी दूसरे तरीके से समझा देता हूं। देखो पीए बराबर रो व्हेन एलिवेटर इज एक्सेलरेटिंग अप, ए एक्सेलरेशन मान लो, ए प्लस जी इंटू एच की वैल्यू 76 सेंटीमीटर दे दिया। ठीक है, क्लियर है। अब बोला है द मोस्ट लाइकली प्रेशर इनसाइड द एलिवेटर इज, मोस्ट लाइकली प्रेशर इनसाइड द एलिवेटर इज, एलिवेटर के अंदर एक्चुअल में प्रेशर कितना है, कितने हाइट के बराबर होगा। तो एक्चुअल में प्रेशर जब आप लिखेंगे, एक्चुअल में प्रेशर लिखेंगे तो वो तो रो जी एच होगा। अब ये रो से रो कैंसिल, ये ज्यादा टर्म है तो ये ऑब्वियस सी बात है कम होगा, इधर जी अकेला है, इधर जी प्लस ए है, इधर जी कम है तो एच ज्यादा आएगा, एक्चुअल में एच 77 mm होगा। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं लिफ्ट रेस्ट में है, उसके कंपेयर में रीडिंग कम शो होती है अगर वो एक्सेलरेट हो जाए तो। ठीक है, एक्सेलरेशन में जितनी रीडिंग है एक्चुअल में क्या होगी तो उससे ज्यादा होगी, बस बात खत्म, 77 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए मैनोमीटर। मैनोमीटर इज एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट। मैनोमीटर ट्यूब यूज्ड टू मेजर गैस प्रेशर। देखो बेटा ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं। बैरोमीटर क्या रीड करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैनोमीटर क्या रीड करता है, मैनोमीटर गैस प्रेशर। कैसे रीड करता है, तो इसमें एक होता है स्फेरिकल गैस चेंबर, स्फेरिकल गैस चेंबर इस तरह का बना होता है। उस स्फेरिकल गैस चेंबर जिसमें गैस फिल्डेड है उसको हम एक यू ट्यूब से कनेक्ट कर देते हैं। क्लोज रखो ओपन रखो कोई खास बात नहीं है। इसमें क्या करते हैं कि हम लिक्विड को फिल कर देते हैं। ये गैस चेंबर अभी बंद कर देते हैं, यहां से ऐसे होगा ना, वॉल्व होगा बंद करने वाला, इसमें गैस फिल्डेड है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि लिक्विड फिल कर देते हैं। मान लीजिए यहां पे खूब सारा हमने लिक्विड फिल कर दिया और गैस को इधर से खोल देते हैं। जैसे हम गैस को इधर से खोलेंगे, देखिएगा गैस को हम खोलेंगे, गैस को इस कलर से बना लेता हूं। गैस को हम खोलेंगे तो गैस भागता हुआ जाएगा, गैस भागता हुआ जाएगा, गैस कुछ प्रेशर पे होगा तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गैस भाग के जाएगा। और मान लीजिए गैस यहां तक आके लिक्विड के साथ बैलेंस हो जाता है, तो ये आपका गैस हो गया। ठीक है, और इधर आपका कोई रैंडम लिक्विड हो गया। तो अब आप कहते हैं कि साहब कि यहां पे बैलेंस हो गया, इसका ये मतलब हुआ कि इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा
उतना ही तो गैस प्रेशर लगा रहा है, और वो इस लिक्विड के प्रेशर के बराबर आएगा, दैट्स ऑल। बताइए यहाँ पे प्रेशर किसकी वजह से आया है, तो गैस के प्रेशर के बराबर है, और गैस का प्रेशर कितना हो जाएगा, जितना प्रेशर यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे प्रेशर कितना लग रहा है, अगर इसको आप ओपन रखते हैं तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर का इफेक्ट होगा, तो यहाँ पे प्रेशर हो गया एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA, और यहाँ पे मीटर लगा होता है जिससे हम हाइट रीड कर सकते हैं। मान लीजिए हाइट रीड किया हमने H, तो यहाँ पे प्रेशर होगा PA प्लस रो GH, रो इस लिक्विड की डेंसिटी है, रो GH बराबर यहाँ पे प्रेशर कितना आएगा, गैस प्रेशर, प्रेशर ऑफ गैस। ये है सिंपल सा फंडा। ऐसे हम गैस की प्रेशर मेजर कर लेते हैं। सवाल पूछा जाएगा तो तुमसे बोलेगा एक रैंडम गैस का सैंपल है, लिक्विड की डेंसिटी बता देगा और रीडिंग बता देगा कि गैस के लेवल से दूसरे आर्म में कितना ऊपर है लिक्विड का लेवल। तो देखिए H हाइट ऊपर है, अगर ये क्लोज होता तो ये लेने की जरूरत नहीं है, अगर ओपन है तो यहाँ पे लेंगे PA प्लस रो GH बराबर प्रेशर ऑफ गैस। नहीं समझ आया, मैं दूसरी बार और अच्छे समझाता हूं, ध्यान से सुनो। ये गैस का गोला है, ये गैस का वॉल्व यहां से बंद है, जैसे ही यहां पे लिक्विड डाल के मैंने छोड़ दिया, लिक्विड मान लो यहां से बंद है, यहां तक लिक्विड इस आर्म में ऐसे फिल्डेड है, यहां से यहां तक फिल्डेड है। जैसे मैं इसको छोड़ूंगा तो गैस जाके इसको दबाएगा और वहां तक दबाता जाएगा। अगर मान लो ये हाई प्रेशर पे, ये लो प्रेशर पे, तो हाई से लो की तरफ आएगा, इसको और दबाएगा। अगर यहाँ पे गैस की प्रेशर कम है, लिक्विड की ज्यादा है, तो ये ऊपर चला जाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो यहां पे मान लीजिए गैस और लिक्विड का प्रेशर बैलेंस हो रहा है, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन सेम लिक्विड में अगर खींचा गया तो उसके दोनों तरफ प्रेशर बराबर होगा। ये जस्ट गैस के नीचे खींचा है, तो यहाँ पे गैस की प्रेशर और लिक्विड की प्रेशर बराबर है, यहाँ पे लिक्विड की प्रेशर और यहाँ पे प्रेशर बराबर होना चाहिए। यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, अगर ओपन है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो GH, दैट्स इट। एक सवाल यहाँ पे मैंने बनाया है, देखिए, अ मैनोमीटर ट्यूब कंटेन्स अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 3 × 10³ kg per meter cube। ये डेंसिटी दे दिया लिक्विड का, इस लिक्विड का डेंसिटी दे दिया। When connected to a vessel containing a gas, the liquid level in the other arm, देखना सवाल जैसे बोला वैसे लिखा हुआ है, liquid level in other arm of the tube is higher by 10 cm। मतलब जिस आर्म में गैस आके बैलेंस किया उस आर्म के कंपेयर में यहां पे 10 सेंटीमीटर ज्यादा, हाइयर बाय 10 सेंटीमीटर। When connected to the another sample, पहला सैंपल से जब कनेक्ट किया वो केस हम यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये तुम्हारा है गैस, ये है तुम्हारा गैस, इस तरह का कुछ होता है यूट्यूब। अब जैसे ही मैंने यहां पे डेंसिटी दिया हुआ था गैस का, सॉरी लिक्विड का डेंसिटी दिया हुआ था, यहां पे आके बैलेंस किया, मान लो इस आर्म के कंपेयर में इस आर्म में लिक्विड का जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर ज्यादा दिया हुआ है, दैट्स इट, 10 सेंटीमीटर ज्यादा दिया हुआ है। यहां पे आपका गैस फिल्डेड है, यहां पे आपका गैस फिल्डेड है, ये गैस फिल्डेड है। इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे प्रेशर सेम होना चाहिए। यहां पे प्रेशर एग्जैक्टली गैस के प्रेशर के बराबर होगा, जो लिक्विड का प्रेशर यहां पे वही गैस का होगा। तो प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू, यहां पे जो प्रेशर होगा वो होगा PA प्लस रो GH। रो की वैल्यू दिया, G दिया, H दिया, P हम जानते हैं, तो यहां पे प्रेशर ऑफ गैस निकाल सकते हैं। रो तो दे दिया ना बेटा। अच्छा, अब उसने कुछ सवाल भी पूछा इसमें। When connected to the another sample, अब गैस में दूसरा सैंपल डाल दिया, sample of enclosed gas, the liquid level in the other arm of the manometer tube falls, नीचे भी जा सकता है, हाँ, falls 7 सेंटीमीटर below the liquid level in the first arm। फर्स्ट आर्म से सेकेंड आर्म में 10 सेंटीमीटर नीचे चला गया। तो ये गैस का चेंबर है, दूसरा गैस इसमें फिल कर दिया, दूसरा गैस इसमें फिल कर दिया, है ना। अब जो यहां पे लिक्विड फिल्डेड है, पहले आर्म के कंपेयर में लिक्विड लेवल का जो हाइट है, ये थोड़ा मोटा बन गया लेकिन इग्नोर करो, वो 7 सेंटीमीटर नीचे है, 7 सेंटीमीटर नीचे। यहां पे आपका गैस फिल्डेड है, यहां पे आपका क्या फिल्डेड है, गैस फिल्डेड है। तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे प्रेशर सेम होना चाहिए क्या, बताओ। तो इधर लिक्विड है, तुम्हारा लिक्विड है, और इधर तो एयर है, प्रेशर सेम नहीं होगा। तो सर अब तो हम मेजर ही नहीं कर पाएंगे, अब तो हम मेजर ही नहीं कर पाएंगे। अगर यहां पर और यहां पे प्रेशर हम बराबर नहीं कर पाते तो मेजर कैसे करें, लोचा हो गया, नीचे चला गया। अब तो क्या करें बताओ। सुनो ध्यान से, तुमको कितना प्यार से सिखाया है कि एक लाइन खींचो जो एक ही लिक्विड में दोनों तरफ होना चाहिए। क्या वो लाइन तुम नहीं खींच पाओगे? सर कैसे खींचे, ये खींचो, वहां पे जस्ट वाटर के नीचे, हाँ जस्ट वाटर के नीचे, और इधर भी वाटर। ये ठीक है सर, ये हो गया 1 पॉइंट और ये हो गया 2 पॉइंट। अब बताओ प्रेशर एट 1 एंड प्रेशर एट 2 बराबर होगा कि नहीं? हाँ होगा।
यहां पे प्रेशर कितना होगा? तो बेटा वाटर से एच हाइट नीचे नहीं, जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, जस्ट। तो यहां पे तो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, हाँ तो लिख लो पीए। यहां पे प्रेशर कितना होगा? तो इस पॉइंट पे कितना प्रेशर है? गैस का प्रेशर प्लस नीचे, तो 1 पॉइंट पे जो प्रेशर लिखोगे, प्रेशर ऑफ गैस, देखो ना भाई यहां पे प्रेशर किसके बराबर होगा? तो जितने प्रेशर पे गैस अंदर फिल्डेड है उतना ही प्रेशर यहां पे होगा, ये प्रेशर ऑफ गैस के बराबर होगा इस पॉइंट पे, क्योंकि गैस है। और जस्ट यहां से यहां तक अगर मैं एच हाइट नीचे आता हूं तो ये हो जाएगा रो जी एच लिक्विड के बराबर इज इक्वल टू पी है। तो इस केस में प्रेशर ऑफ गैस जो होगा, प्रेशर ऑफ गैस जो होगा वो होगा पी ए माइनस रो जी एच, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कम प्रेशर पे है गैस, इसीलिए तो लिक्विड उसको दबा दबा के ऊपर तक पहुंचा दिया। गैस की प्रेशर देखिए इस केस में कम है, पी ए माइनस रो जी एच। इस केस में गैस की प्रेशर है पी ए प्लस रो जी एच। देखिए ध्यान से, कोई भी डाउट है तो बताइए मुझे, मैं यहां पे बैठा हूं, कोई दिक्कत नहीं। कितना आसान है साहब, पहले गैस का प्रेशर ज्यादा है इसलिए गैस ने लिक्विड को नीचे तक दबा के ले गया है, लॉजिकली भी सोचो, नीचे तक दबा के ले गया है इसलिए लिक्विड लेवल इसमें ऊपर चला गया, यहां से यहां के बराबर। इस केस में गैस का प्रेशर कम है, गैस का प्रेशर कम है तो लिक्विड इसको दबा के अंदर तक घुसा दिया, यहां तक आ गया लिक्विड, इसमें तो लिक्विड नीचे तक आ गया, तो यहां पे प्रेशर सेम होना चाहिए। इस लेवल के कंपेयर में, इस फर्स्ट आर्म में जो लिक्विड है उसके कंपेयर में सेकेंड आर्म में लिक्विड 7 सेंटीमीटर नीचे चला गया, लिखा भी है। अनदर सैंपल ऑफ इनक्लोज्ड गैस, द लिक्विड लेवल इन द अदर आर्म मतलब दूसरे आर्म ऑफ द मैनोमीटर ट्यूब्स फॉल 7 सेंटीमीटर बिलो द लिक्विड लेवल इन द फर्स्ट आर्म। विच ऑफ द टू सैंपल एक्सर्ट मोर प्रेशर एंड व्हाट अमाउंट? कौन ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहा है, कौन सा गैस सैंपल ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहा है? फर्स्ट ज्यादा प्रेशर पे, प्रेशर ऑफ गैस इन फर्स्ट सैंपल इज प्रेशर ऑफ गैस इन सेकेंड सैंपल। अब बोला कितना ज्यादा, कितना ज्यादा वो कैसे निकालोगे? तो बहुत आसान है, प्रेशर ऑफ गैस फर्स्ट माइनस प्रेशर ऑफ गैस 2, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना ज्यादा वो निकल जाएगा, कितने अमाउंट से ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहा है। तो इसको बोलो पीए प्लस रो जी एच, पहले का है पीए प्लस रो जी एच और ये पीए माइनस रो जी एच। तो यहां देखो पीए प्लस रो जी एच माइनस करोगे तो पीए से पीए तो कट जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा रो जी कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच। रो तुम्हारा दिया हुआ है डेंसिटी, ये ऐड क्यों किया, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करो, जब माइनस करूंगा तो माइनस ये प्लस से कैंसिल हो जाएगा और एक माइनस माइनस ये प्लस तो उसमें ऐड हो जाएगा। डेंसिटी भी दिया हुआ है 3 × 10⁻3, बहुत आसान, बहुत आंसर ही आ गया, 3 × 10⁻3, जी की वैल्यू 10 और ये हो जाएगा तुम्हारा 17 हो गया आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, बाय सकिंग थ्रू अ स्ट्रॉ अ बॉय कैन रिड्यूस द प्रेशर इन हिज लंग्स टू 750 mm, टू 750 mm, बाय 750 mm नहीं लिखा है, उसने अपने लंग्स में प्रेशर रिड्यूस करके इतना कर दिया। सर लंग्स में पहले प्रेशर 0 होता है क्या? नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। अगर मैं इसको 750 mm को चेंज करके देखूं सेंटीमीटर में तो 75 सेंटीमीटर आएगा ना, 10 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। सर आपको कैसे पता? अरे भाई तू डॉक्टर बनेगा, तुम्हें नहीं पता है क्या? हमारे बॉडी के अंदर लंग्स में ब्लड प्रेशर कितना होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। जब हम ऊपर हाइट में जाते हैं तो ऊपर जैसे जैसे हम चलते जाते हैं एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम हो जाता है और हमारे बॉडी के अंदर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर रहता है। तो अंदर हाई प्रेशर, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर तो एटमॉस्फेयर के बराबर है, 12 एटमॉस्फेयर से कम हो गया, जैसे जैसे ऊपर हाइट पे चले जाते हैं तो ऊपर एटमॉस्फेयर की कमी हो जाती है ना, डेप्थ पे जाकर प्रेशर बढ़ता है, हाइट पे जाएंगे तो कम हो जाएगा। तो इसलिए ब्लड कान के, आंख के, नाक के नीचे से बाहर निकलने लगता है। समझ में आया कि नहीं है? बहुत ही बढ़िया सवाल है। तो इतना उसने प्रेशर कर लिया, 750 सेंटीमीटर ऑफ Hg। सर हाइट और प्रेशर का क्या रिलेशन है? लिखा हाइट है और बोल रहे हो कि प्रेशर कम कर लिया। तो देखो 775 mm ऑफ Hg कॉलम की वजह से जितना प्रेशर लग सकता है ना, उतना प्रेशर इतना अभी तक लग रहा है। तो उसने कम कितना किया है, रिड्यूस कितना प्रेशर किया है? तो डेल्टा पी हो जाएगा आपका, एक्चुअल में एटमॉस्फेरिक प्रेशर पहले था 76 सेंटीमीटर के बराबर, अब 75 सेंटीमीटर के बराबर कर लिया। तो कम कितना किया, रिड्यूस्ड पे कितना किया? रिड्यूस हो जाएगा रो जी और ये डेल्टा एच, तो रो ऑफ एच जी इंटू 1 सेंटीमीटर, इतना प्रेशर उसने कम कर लिया। 1 सेंटीमीटर के बराबर उसने 75 कर लिया। और बाहर में जब वो किसी कोल्ड ड्रिंक को या वाटर को पीना चाहता है, जैसे आप स्ट्रॉ से पीते हो ना, यूजिंग a straw he can drink a water from a maximum depth of, कितने मैक्सिमम डेप्थ तक वो पानी पी सकता है?
तो देखो होता क्या है कि मान लो जैसे मैं बाहर स्ट्रॉ रख दूं पानी के सरफेस पे और पीने की कोशिश करूं, है ना, ऐसे ही रख दूं, मुंह में रख दूं, कोई कोशिश ना करूं, एफर्ट ना डालूं, तो पानी आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि अंदर और बाहर प्रेशर सेम है। अब हम क्या करते हैं, अपने अंदर लंग्स में प्रेशर कम करते हैं। जैसे हम प्रेशर कम करते हैं तो पानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक भागता है। अब हम लंग्स में कितना कम कर रहे हैं, उसी प्रेशर डिफरेंस तक, बाहर में उसी प्रेशर डिफरेंस तक हम पानी पी सकते हैं। अगर लंग्स में हमने कम कर लिया इतना, तो वाटर के अंदर डी डेप्थ की वजह से, वाटर के अंदर डी डेप्थ पे वाटर की वजह से जो प्रेशर होगा उतने प्रेशर तक हम पानी पी सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका डेंसिटी ऑफ वाटर G इंटू डी डेप्थ। इस डेप्थ तक हम पानी पी सकते हैं। समझ में आया कि नहीं है? अब देखिए ध्यान से, रो ऑफ G कितना होता है? ये होता है तेरा 13.6 G और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 G इंटू डी। जी से G कैंसिल होगा, 1 सेंटीमीटर यहाँ से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा ये, तो D इज इक्वल टू आ जाएगा 13.6 सेंटीमीटर। सॉरी, सेंटीमीटर कैंसिल नहीं होगा, 13.6 डेंसिटी का यूनिट होगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ डेंसिटी वाटर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये ग्राम से पर सेंटीमीटर क्यूब से ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। 13.6 सेंटीमीटर इज योर करेक्ट आंसर। ये फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। बहुत इजी सवाल है, कोई खास बात नहीं है। नेक्स्ट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल की कहानी शुरुआत हुई थी बहुत पुराने जमाने में। एक राजा हुआ करते थे, राजा को मन किया कि मुझे सोने की मुकुट बनवाना है। उसने क्या किया, अपने सुनार, सबसे बेहतर सुनार उसके राज्य में जो था, उसको बोला कि सोने की मुकुट बना के लाओ। उसने बहुत सारा उसको सोना दिया, सुनार ने सोने की मुकुट ला के दे दी। अब राजा जब सोने की मुकुट पहना, उसे बहुत पसंद आया, बहुत खुश हुआ राजा। लेकिन राजा को शक हुआ कि कहीं यार अंदर से दिख मोटा रहा है, अंदर से खोलो तो नहीं लगा दिया। देखा होगा है ना, राउडी टाइप लोग चलते हैं बाहर, तो क्या करते हैं, सोने के बड़े बड़े मोटे मोटे चैन पहने हुए देखेंगे आपको, लेकिन अंदर में वो खाली होता है होता है ऐसा, है ना। तुम जाओगे तो प्योर गोल्ड होगा, ऐसा नहीं कि गोल्ड नहीं है, प्योर गोल्ड होगा, इतने मोटे मोटे चेन। अब होता क्या है कि बाहर से पतला लेयर बना देते हैं और अंदर हॉलो होता है, खाली होता है, या अंदर डाल देते हैं लोहा, एल्युमिनियम, स्टील, कॉपर। राजा को शक हुआ कहीं इसने गड़बड़ तो नहीं किया, अंदर खाली छोड़ दिया, बाहर में मुकुट लग रहा बहुत भयंकर, अंदर में जाके देखा खाली है। तो उसने अपने सबसे समझदार मंत्री को बुलाया और बोला कि तुम्हें पता करना है कि इसके अंदर हॉलो है या फिर किसी और मटेरियल का यूज़ किया गया है। तो वो उसका मंत्री बोला कि काम करते इसको तोड़ के देख लो। तो बोला नहीं नहीं, डिज़ाइन बहुत बढ़िया लग रहा है, तोड़ोगे तो ख़राब हो जाएगा, बिना तोड़े पता करो अंदर क्या है। बोला मैं जादूगर थोड़ी ना हूँ। तो राजा ने बोला कि तुम जो कुछ भी हो पता करो, नहीं तो फांसी की सज़ा दे देंगे। ऐसे ही होता था पहले, मेरी मर्जी का करो, नहीं तो कर पाओ, नहीं तो हम फांसी का सज़ा दे देंगे। उसका नाम था आर्किमिडीज। वो बहुत परेशान हुआ, बहुत हैरान हुआ कि कैसे पता लगाए। वो गया अपने घर, बैठा रहा, उसको 1 महीने का समय मिला कि बिना तोड़े अंदर पता लगा लेना है कि खाली है कि कुछ और मटेरियल यूज़ किया है। ये बहुत मुश्किल काम था। और राजा महाराजा मंत्री था वो, उसके घर में बाथ टब लगे हुए थे। बाथ टब बहुत पहले भी आते थे, बड़े बड़े लोग यूज़ करते थे। तो जैसे ही वो पानी के अंदर डूब के सोच रहा था और बाहर निकला तो उसको भारीपन लगा। फिर वो पानी के अंदर गया, तो जैसे वो पानी के अंदर जाता तो उसको हल्कापन लगता। उसने सोचा पानी के अंदर मेरा वेट कम क्यों हो जा रहा है। फिर वो बाहर जाता तो वेट उसका बढ़ जाता। पानी के अंदर जितना अपने आप को डुबोता उसका वेट कम महसूस होता। उसको लगा यार मेरा वेट में लॉस हो रहा है, और लॉस किस वजह से हो रहा है और कितना हो रहा है। उसने गणित लगाया, मैं दिमाग में लगा, अरे यार मुझे तो समझ आया। और वैसे ही जैसे बिना कपड़ों के नहा रहा था, भागता हुआ बिना कपड़ों के अपने कक्ष से दरबार की तरफ भागा, यूरेका यूरेका चिल्लाता हुआ। यूरेका का मतलब होता है मिल गया मिल गया मिल गया। कहाँ मिल गया अभी हम समझाएंगे आपको, और ना समझ में आया ना तो थोड़ा शर्म करना कि जो आज से 300 साल पहले समझाया चला गया तुमको आज समझ आने में दिक्कत होती है। तो सुनो आर्किमिडीज ने क्या कहा। आर्किमिडीज ने कहा द अपरेंट लॉस इन अ वेट, द लॉस ऑफ वेट ऑफ अ बॉडी सबमर्ज पार्शियली और फुल्ली। किसी भी बॉडी को अगर हम पार्शियली या फुल्ली सबमर्ज करते हैं, किसी भी बॉडी को, देखिए ये बॉडी है, इसको अगर हम पार्शियली या फुल्ली सबमर्ज करते हैं, लॉस ऑफ वेट ऑफ अ बॉडी सबमर्ज पार्शियली फुल्ली इन अ फ्लूइड is equal to the weight of the fluid displaced by the solid. Weight of the fluid displaced by solid body. हालांकि थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे अंग्रेजी समझ में आ जाएगा, नहीं भी समझ में आ रहा तो मैं बताता हूं अपनी भाषा में। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम किसी फ्लूइड में सबमर्ज करते हैं, मतलब दबा देते हैं, घुसा देते हैं, डुबो देते हैं, सबमर्ज कर देते हैं, तो जितना लिक्विड और फ्लूइड वो वहां से हटाता है
हटाए गए डिस्प्लेस फ्लूइड के वेट के बराबर इसके वेट में लॉस हो जाता है। सर ऐसा क्यों होता है? मान लो ये वाटर है, यहां पे देखो ये वाटर है, कंटेनर भरा हुआ है, वाटर के मॉलिक्यूल पास पास में चिपके हुए अपने भाई बंधु के साथ चिपके हुए। अब तुमने बोला कि हम एक सॉलिड ऑब्जेक्ट को इसके अंदर डुबो देंगे, तो भाई साहब जबरदस्ती तुम इसको पानी के अंदर घुमाओगे तो पानी का मॉलिक्यूल छोड़ देगा? खैर नहीं आ जाओ तुम्हारा इंतजार था, नहीं, वो विरोध करेगा। अब विरोध कितना करेगा? तुम जितना अंदर घुसोगे उतना विरोध करेगा। अब मान लो थोड़ा सा छू के बाहर आ जाओ, मजाक कर रहा था, कोई बात नहीं। अब तुम इसके अंदर ज्यादा घुसने की कोशिश करोगे, जितना ज्यादा अंदर घुसोगे उतना ज्यादा लिक्विड अंदर आने का विरोध करेगा। कैसे कितना, ये कैसे पता चलेगा उतना ज्यादा करेगा? तो सुनो ध्यान से, ये है तुम्हारा ऑब्जेक्ट, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, अंदर जाओगे, ये जितना सबमर्ज होगा उतने वॉल्यूम में से वाटर को डिस्प्लेस करेगा, और वो डिस्प्लेस्ड वाटर का कुछ वेट होगा, हाँ डिस्प्लेस्ड लिक्विड वाटर का वेट होगा, वो डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट के बराबर इस पे ऊपर फोर्स लगेगा, और वेट ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आती है नीचे, और ऊपर फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा? जितना पानी हटाएगा, कम पानी हटाएगा तो कम फोर्स लगेगा, और ज्यादा डुबो दोगे तो ज्यादा पानी हटाएगा तो ज्यादा फोर्स लगेगा। फोर्स ऊपर वेट नीचे, तो उस फोर्स की वजह से, किस फोर्स की वजह से? जितना इसने यहां से लिक्विड हटाया है, हटाए गए लिक्विड के वेट के बराबर, हटाए गए लिक्विड के वेट के बराबर इस पे फोर्स लगेगा। मान लो यहां तक एक लिक्विड भरा हुआ है, इस वॉल्यूम से इसने अंदर में लिक्विड को डिस्प्लेस किया। देखो ध्यान से, ये इस इतने लिक्विड को इसने क्या किया है? डिस्प्लेस किया। तो जितना वॉल्यूम में लिक्विड डिस्प्लेस किया, जितना सॉलिड का वॉल्यूम अंदर गया, उसको कहते थे हम इनसाइड वॉल्यूम। लिक्विड की डेंसिटी रो, अनएसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। तो बताओ, जितना सॉलिड का वॉल्यूम अंदर गया है उसी वॉल्यूम के बराबर क्या यहां से लिक्विड डिस्प्लेस किया है? हाँ, तो हम इस वीन को क्या लिखें? बताइए क्या लिखें? वॉल्यूम, VOLUME, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सबमर्ज्ड या इमर्ज्ड, और वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। एक ही बात है क्या? अरे सॉलिड का जितना वॉल्यूम अंदर सबमर्ज होगा, जितना डूबेगा, उतनी ही जगह में से लिक्विड को हटाएगा। तो एक ही बात है, डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सबमर्ज्ड पार्ट का। अब इसका वेट कितना होगा? तो वेट होता है बेटा mg। वेट होता है कितना? बताओ वेट क्या होता है? वेट होता है mg। किसका वेट? डिस्प्लेस्ड लिक्विड का। डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट कितना होगा? तो इसका वॉल्यूम v इंटू रो, मास बराबर डेंसिटी लिक्विड का रो और वॉल्यूम v इंटू जी, इतना। तो अपने वेट के बराबर डिस्प्लेस लिक्विड अपने वेट के बराबर इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, जिसको हम कहते हैं बाइंड फोर्स। इसी को हम कहते हैं बाइंड फोर्स। सर ये क्यों लगाएगा? अभी मैं आपको प्रूफ करके दिखा दूंगा क्यों लगाएगा, लेकिन ये समझिए मैंने बस थ्योरम स्टेटमेंट से, डेफिनेशन से ये निकाल के दिया है, बाकी मैं इसको प्रूफ कर देता हूं क्यों लगाएगा। एक्चुअल में आपने प्रेशर डिफरेंस पढ़ा है क्या? हाँ, मान लीजिए कि यहां पे लिक्विड मैंने फिल कर दिया, ये देखिए लिक्विड बहुत बढ़िया शानदार तरीके से फिल्डेड है। अब लिक्विड के अंदर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट सच में मैं डाल देता हूं, जिस सॉलिड ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है सिग्मा और इसका वॉल्यूम है कुछ v, इसका डेंसिटी है सिग्मा और इसका वॉल्यूम है v, पूरा मैंने सबमर्ज कर दिया, कंप्लीटली सबमर्ज्ड। गिवन सॉलिड इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड, गिवन सॉलिड इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड, गिवन सॉलिड इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड, कंप्लीटली सबमर्ज्ड साहब, पूरा का पूरा मैंने इसको डुबो दिया अंदर में। अब आप जानते हैं कि लिक्विड के अंदर जितना ज्यादा डेप्थ में जाते उतना ज्यादा प्रेशर लगता है, और जितना ऊपर रहेगा प्रेशर कम रहेगा। ये सच में सॉलिड ऑब्जेक्ट है, लिक्विड का स्ट्रीम नहीं माना, सॉलिड ऑब्जेक्ट मैंने यहां पे डुबा दिया। अब ध्यान से देखो, तो यहां पे प्रेशर की वजह से ये वाला जो लिक्विड है इस तरफ फोर्स लगाएगा, प्रेशर की वजह से ये वाला लिक्विड लेफ्ट साइड में फोर्स लगाएगा, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे देखिए प्रेशर बढ़ता जाएगा। देखिए यहाँ प्रेशर कम है, यहाँ प्रेशर ज्यादा, यहाँ पे और ज्यादा, यहाँ पे और ज्यादा, यहाँ पे और ज्यादा। इधर से नीचे की तरफ प्रेशर का वेरिएशन, इधर से नीचे की तरफ प्रेशर का वेरिएशन सही है। प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया क्या हो जाएगा? फोर्स। तो एक बात बताइए, नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा? नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस हो जाएगा 0। ऊपर में ध्यान से देखेंगे आप, ऊपर में ध्यान से देखेंगे तो यहां पे देखिए छोटे छोटे एरो मैंने बनाए हैं।
क्यों छोटे 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 एरो बनाए हैं? क्योंकि जितना प्रेशर यहां पे लिक्विड इस तरफ लगाएगा उतना ही नीचे लगाएगा, यहाँ पे देखो कम कम प्रेशर लगाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे लिक्विड सरफेस से हाइट इसका कम है, यहां पे प्रेशर कम लगाएगा। और नीचे से प्रेशर कितना लगेगा? ज्यादा लगेगा। मान लीजिए यहां पे प्रेशर को मैं कहता हूं P1 और यहां प्रेशर कहता हूं P2, तो आप ध्यान से इसका अगर FBD बनाएंगे, है ना, FBD मत बनाए, सिंपल सी बात बताए कि प्रेशर डिफरेंस कुछ आएगा क्या? हाँ, यहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया सिलेंडर मान लो, इसको सिलिंड्रिकल शेप में मान लो। सिलेंडर नहीं मानोगे तो भी आंसर यही आएगा, इसको कंप्लीट सिलेंडर मान लो। मैंने सिलेंडर ही बना के दिया था, उनको पहले से जो फोटो मिला होगा उन्होंने चिपका दिया। क्रॉस सेक्शन सिलेंडर का है A और इसका हाइट है H, सिलेंडर मान लो। अब मुझे बताओ, नीचे से प्रेशर P2 है, उसके वजह से इस पे फोर्स ऊपर कितना लगेगा? सर इस पे फोर्स ऊपर लगेगा P2 इंटू एरिया A, और इस पे फोर्स कितना लगेगा? P1 इंटू एरिया A। क्या ये नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन है? नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन? हाँ सर, क्योंकि नीचे से प्रेशर ज्यादा है तो ज्यादा प्रेशर से ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, और ऊपर प्रेशर कम है इसलिए नीचे की तरफ फोर्स कम लगेगा। नीचे देखो, इस सॉलिड ऑब्जेक्ट के नीचे लिक्विड है, तो नीचे वाला लिक्विड नीचे लिक्विड फील्ड है, तो ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा P2 इंटू ए, और ये नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा P1 इंटू ए। बहुत आसान है यार, क्या इसमें है, ये तो हम क्लास में पढ़ चुके हैं। अब मुझे बताइए कि इन दो पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस कितना होगा? सर रो GH, ए को कॉमन निकाल लीजिए, तो P2 माइनस P1 इंटू ए, बताइए क्या होगा? सर रो GH, लिक्विड ने प्रेशर लगाया है, लिक्विड का प्रेशर हो जाएगा रो GH इंटू एरिया ए। अब मुझे ये बताओ, इसका हाइट कितना है H और एरिया कितना है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? तो H इंटू ए V हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा रो GV। ये क्या है? लिक्विड के अंदर कोई सॉलिड अगर आप डुबोते हो तो सॉलिड का जो निचला हिस्सा है नीचे, लिक्विड के अंदर नीचे जितने डेप्थ में होगा वहां प्रेशर ज्यादा होगा, यहां पे प्रेशर कम होगा, तो प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया मल्टीप्लाई कर दो, वो फोर्स आ जाएगा। और फोर्स ऊपर की तरफ होगा क्योंकि सॉलिड के नीचे जो लिक्विड है वो ऊपर धक्का मारेगा, और सॉलिड के ऊपर जो लिक्विड है वो नीचे धक्का मारेगा। नीचे की तरफ देखो, यहां पे ऊपर लिक्विड है, तो लिक्विड की वजह से सॉलिड पे प्रेशर नीचे लगेगा, और इसके नीचे लिक्विड है तो ये वाला लिक्विड इस पे ऊपर धक्का मारेगा, तो नेट प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया कर देंगे तो ये फोर्स आएगा। सर लेफ्ट से राइट में क्यों नहीं किया? यहां पे प्रेशर कम है, यहां पे ज्यादा है, तो देखो यहां पे जैसे जैसे नीचे आया है प्रेशर बढ़ता गया है, उसी तरीके से यहां भी प्रेशर का वेरिएशन, ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा। तो एक्स एक्सिस में कोई भी बैंड फोर्स जैसा चीज नहीं आता, ऊपर से नीचे की तरफ कम फोर्स, और ऐसा नहीं कि बैंड फोर्स नीचे नहीं लग रहा, नीचे भी लग रहा, ऊपर से नीचे लग रहा, नीचे से ऊपर लग रहा, लेकिन नीचे से जो ऊपर लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसीलिए नेट बाइंड फोर्स ऊपर की तरफ आएगा। इसी को कहते हैं आप बाइंड फोर्स, BOYANT, बाइंड फोर्स, बाइंड फोर्स, बायंसी, जिसकी वैल्यू कितनी आई है? रो VG। अब मुझे बताओ रो VG है क्या? रो किसका डेंसिटी है? ऑब्जेक्ट का डेंसिटी तो सिग्मा है, ये लिक्विड की डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और V क्या है? सर ये ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है। हाँ, और इसको मैं दूसरे तरीके से ये भी कह सकता हूं कि वो डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम है। देखो ऑब्जेक्ट सॉलिड का जितना वॉल्यूम अंदर गया उसी स्पेस में से वाटर बाहर गया है, तो सर ये कन्वर्ट करने की जरूरत क्यों है? हम यहां पे सॉलिड की वॉल्यूम क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि सॉलिड की वॉल्यूम हम लिखेंगे और डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, हम यहां पे लिख देते हैं ना, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो सर ये लिक्विड की वॉल्यूम जो डिस्प्लेस हुआ, ये लिक्विड की डेंसिटी, तो ये वेट हो गया, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। यस 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 यस, यही तो मुझे चाहिए था, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। रो VG इज नथिंग बट अ वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, रो VG इज नथिंग बट अ वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। कितना बायंट फोर्स लगता है? देख कितना बायंट फोर्स लगता है, बायंट फोर्स की वैल्यू बताओ, बायंट फोर्स की वैल्यू बताओ। बायंट फोर्स की वैल्यू होता है रो VG, दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, क्योंकि ये लिक्विड का वॉल्यूम है, जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, और उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस होगा जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम अंदर जाएगा। तो इसको दो तरीके से आप पढ़ सकते हैं,
वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सबमर्ज्ड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, ये होता है। और ये फोर्स कहां लगेगा? ऊपर की तरफ, इसलिए इसको कहते हैं अपथ्रस्ट फोर्स। अब इसको डिटेल में देखोगे, गौर से देखोगे तो क्या बाइंड फोर्स एक नई चीज है कि प्रेशर डिफरेंस जो हमने पढ़ा था वही चीज है? प्रेशर डिफरेंस पढ़ा था वही चीज है भाई, नया तो है नहीं इसमें कुछ। प्रेशर डिफरेंस को एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, रो जी एच देखो रो जी एच को ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो एच इंटू ए वॉल्यूम हो गया, बस कुछ भी नया नहीं है। सोच, रो जी एच को ए से मल्टीप्लाई किया, देख रो जी एच को ए से मल्टीप्लाई किया, एच इंटू एरिया वॉल्यूम हो गया तो रो जी वी आ गया। और क्या है? बस इतना ध्यान रखना है कि रो किसका है? डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड। लिक्विड के प्रेशर के डिफरेंस से आया था। वी क्या है? वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड। डिस्प्लेस लिक्विड कितना होगा? डिस्प्लेस लिक्विड की वॉल्यूम कितनी होगी? जितना सॉलिड अंदर डूबेगा। तो इसको आप कह सकते हैं V इन वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इमर्ज्ड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सबमर्ज्ड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सबमर्ज्ड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। कहां खास बात है यार, प्रूफ कर दिया, डिराइव कर दिया, हर तरीके से बता दिया मैं। अब मान लो कि ये सॉलिड को तुम यहां डुबो दो, ले आओ, क्या ये सॉलिड को चल ले यहां डुबो दो। जब सॉलिड को यहां डुबो दोगे तो क्या होगा? बताओ। जब सॉलिड यहां पे मान लो कि पूरा का पूरा सॉलिड तुमने नीचे डुबो दिया, क्योंकि सॉलिड के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो नीचे जाएगा। जब ये सॉलिड नीचे गया तो इस पे एक फोर्स नीचे लग रहा होगा mg, बिल्कुल लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे लगता है, तो एक फोर्स नीचे लग रहा होगा mg, ये तो ऑब्वियस सी बात है, एक फोर्स नीचे लग रहा होगा mg। इस पे ऊपर लगेगा बाइंड फोर्स Fb और ऊपर ही लगेगा इस पे नॉर्मल L। अब एज्यूम करो कि अगर ये लिक्विड यहां पे फिल्डेड नहीं होता, जो रो डेंसिटी का है, लिक्विड की डेंसिटी है रो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मैंने पहले ही यहां पे फील दिला दिया था, V इन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सबमर्ज्ड और वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ये है V इन की वैल्यू मैंने पहले ही आपको लिख के दिखा दिया था, है ना। और साफ सुथरा फिगर बनाना, इतना लेंदी फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, वो तो मैंने समझाने के लिए, फील दिलाने के लिए बनाया था। अब देखो आराम से, अगर मान लो लिक्विड नहीं होता तो कितना नॉर्मल रिएक्शन होता? सर ऊपर नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर होता, तो जो अपरेंट वेट होता वो mg के बराबर होता। लेकिन अब यहां पे लिक्विड फिल्डेड है, उस लिक्विड फिल्डेड की वजह से ऊपर बैंड फोर्स लगेगा Fb, जिसकी वैल्यू होती है रो Vg, जहां पे रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, V सॉलिड का वो वॉल्यूम जो डूबा हुआ है, अगर पूरा डूबा हुआ है तो पूरा लेंगे, इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, ये किन बातों पे डिपेंड नहीं करती? डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, किन बातों पे डिपेंड नहीं करती? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के एरिया पे डिपेंड नहीं करता, ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, और बताओ लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इनसाइड द लिक्विड। कई बच्चे ये समझते हैं कि अगर मान लो कि अगर सॉलिड यहां पे डूबा होता, या यहां पे होता, नीचे होता, जितना नीचे लेते जाएंगे बैंड फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी। नहीं, बैंड फोर्स प्रेशर की वजह से नहीं आता, बैंड फोर्स प्रेशर डिफरेंस की वजह से आता है। तुम यहां पे कह सकते हो कि सब मान लो कि ये और नीचे होता तो प्रेशर और ज्यादा लगता, तो यहां भी तो प्रेशर ज्यादा लगता। मान लो सॉलिड यहां पे है, यहां पे प्रेशर इतना और यहां पे प्रेशर इतना, थोड़ा ज्यादा है, हाँ, तो ऊपर की तरफ अब थ्रस्ट लगेगा। अब अगर इस सॉलिड को मैं नीचे ला दूं तो ऊपर से प्रेशर देखो ये ज्यादा, यहां से और ज्यादा, तो प्रेशर डिफरेंस एच हाइट की वजह से रो जी एच ही रहेगा ना। तो बैंड फोर्स प्रेशर डिफरेंस की वजह से लगता है, तो ये कहीं भी रहेगा, प्रेशर डिफरेंस तो इसमें इतना ही आएगा, ठीक है बेटा, प्रेशर डिफरेंस तो इसमें इतना ही आएगा। अब यहां पे अगर मैं आपसे बोलूं ऊपर नॉर्मल और ऊपर बैंड फोर्स और नीचे mg, तो नॉर्मल की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? तो वो आ जाएगी mg माइनस fb। mg को हम क्या लिख सकते हैं? ये mg किसका है? ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कितनी है? सिग्मा, वॉल्यूम है भी, तो इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा vg। पूरा डूबा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं रो vg, पूरा ही डूब गया था। ये जो नॉर्मल है इसी को हम कहते हैं एपरेंट वेट। इसको क्या कहते हैं हम? एपरेंट वेट।
एफरेंट वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, यहां से वीजी को कॉमन निकाल लो, या चलो सिग्मा वीजी को कॉमन निकालो, पूरा का पूरा सिग्मा वीजी कॉमन निकालो। सिग्मा वीजी कॉमन निकालोगे तो यहां बचेगा 1, यहां पे बचेगा आपका सिग्मा से मल्टीप्लाई और सिग्मा से डिवाइड कर दो तो सिग्मा वीजी बाहर चला जाएगा, तो यहां बचेगा रो बाई सिग्मा। सिग्मा वीजी को हम क्या लिख सकते हैं, तो सिग्मा है डेंसिटी ऑब्जेक्ट का, सिग्मा ऑब्जेक्ट की डेंसिटी और रो लिक्विड की डेंसिटी, इसको याद रखिएगा। सिग्मा डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, सिग्मा डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दिमाग में बिठा लीजिए एक बार, रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो एपरेंट वेट की जो वैल्यू है नॉर्मल रिएक्शन है, बताओ सिग्मा वीजी को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, एमजी लिख सकते हैं। तो सर आपने पहले एमजी को सिग्मा वीजी लिखा, फिर सिग्मा वीजी को एमजी लिखा, कहना क्या चाहते हो, कहना इसलिए चाहते हैं अगर हम इसको एमजी से सिग्मा वीजी ना लिखते तो फिर सिग्मा वीजी कॉमन कैसे निकालते, तो कॉमन निकालिए एक बार, सिग्मा वीजी को फिर से एमजी लिख देता हूं, ये हो जाएगा 1 माइनस रो बाई सिग्मा। ये है तुम्हारा एपरेंट वेट का फॉर्मूला। जब भी कोई ऑब्जेक्ट पूरा सबमर्ज्ड हो जाता है, व्हेन कंप्लीट सबमर्ज्ड, व्हेन कंप्लीटली सबमर्ज्ड, व्हेन कंप्लीटली सबमर्ज्ड, तो नॉर्मल रिएक्शन एपरेंट वेट ये आ जाएगा mg 1 माइनस रो बाई सिग्मा। अच्छा ये फॉर्मूला सही है, इसको जस्टिफाई कैसे करोगे, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। नॉर्मल रिएक्शन मैंने बताया था ऊपर वाले ऑब्जेक्ट पे ऊपर लग रहा है तो जब तक कांटेक्ट है तब तक नॉर्मल लगेगा, और नॉर्मल पॉजिटिव कब आएगा, जब सिग्मा की डेंसिटी, जैसे देखो mg 1 माइनस दिस, तो ये वैल्यू 1 से कम होगी, और 1 से कम कब होगी, जब सिग्मा ज्यादा होगा। हाँ, और सिग्मा ज्यादा होता है ना तभी ऑब्जेक्ट डूबता है। सोचो मैं समझाता हूं, सिग्मा ज्यादा होता है तभी ऑब्जेक्ट क्यों डूबता है, मैं फील कराता हूं। क्या होता है कि मान लो कि इस गिवन वॉल्यूम में इसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो इस गिवन वॉल्यूम के लिए इसकी डेंसिटी ज्यादा है तो मास ज्यादा होगा, mg ज्यादा लगेगा, और इसमें जितना वॉल्यूम अंदर डूबा है उसी वॉल्यूम से लिक्विड हटाया है, तो उसी वॉल्यूम में लिक्विड की वजह से जो मास आएगा, डिस्प्लेस लिक्विड का जो मास आएगा, डिस्प्लेस लिक्विड की डेंसिटी कम होने से कम आएगा, तो ऊपर कम फोर्स नीचे ज्यादा फोर्स, तो ये नीचे डूब जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ये नीचे डूब जाएगा। बहुत आसान सी बात है, बहुत आसान सी बात है, थोड़ा सोचो दिमाग लगाओ तभी ये समझ आएगा। तो देखो सिग्मा ज्यादा होगा तभी ये डूबेगा। इस फॉर्मूले को कई किताबों में ऐसे भी लिख लेते हैं, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, mg 1 माइनस 1 अपॉन रिलेटिव डेंसिटी। ये है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड। अगर वाटर में है तो देखो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और डेंसिटी ऑफ वाटर, तो रिलेटिव डेंसिटी नीचे आ जाएगा ना बेटा, रिलेटिव डेंसिटी क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये तो तुम्हारा डेरिवेशन है, डेरिवेशन ऑफ बैंड फोर्स, डेरिवेशन ऑफ बैंड BOUYANT बैंड फोर्स, BOUYANT बैंड फोर्स, डेरिवेशन ऑफ बैंड फोर्स। डेरिवेशन ऑफ बैंड फोर्स कितना आसान है, प्रेशर डिफरेंस से हमने जस्ट क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो ये फॉर्मूला आया है नॉर्मल रिएक्शन का, नीचे लिख लेता हूं, तुम बेटा अरेंज करके लिख लेना। फॉर्मूला आया है नॉर्मल रिएक्शन का, क्या आया है, नॉर्मल रिएक्शन का फॉर्मूला आया है n = mg 1 माइनस रो बटा सिग्मा। बहुत आसान सा ये दिखने में फॉर्मूला है। अब हम इसमें केस लगा के देखते हैं। मान लीजिए यहां पे हम केस लगाते हैं कि इफ रो इज इक्वल टू सिग्मा। केस नंबर 1, इफ रो इज इक्वल टू सिग्मा। अगर सिग्मा और रो बराबर है तो क्या होगा, अगर आप सिग्मा और रो को बराबर रखेंगे तो सिग्मा और रो दोनों बराबर हो गया, तो सिग्मा बटा रो हो जाएगा 1, यहां से 1/1 सिग्मा अपन रो कट हो जाएगा 1 माइनस 1 0, मतलब नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा 0। नॉर्मल रिएक्शन 0 का मतलब क्या है, एपरेंट वेट 0, एपरेंट वेट 0 हो जाएगा। मतलब सिग्मा और रो बराबर हो गया तो उसका एपरेंट वेट 0 हो जाएगा। हाँ, अब मान लो सिग्मा और रो बराबर है, मतलब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी सिग्मा और लिक्विड की डेंसिटी रो बराबर है। अगर ऑब्जेक्ट पूरा डूबा तो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी और ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्जेक्ट का मास आएगा, उसके वजह से नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स mg आएगा। और लिक्विड की डेंसिटी और ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम, क्योंकि ऑब्जेक्ट ने उतने ही लिक्विड को डिस्प्लेस किया है, तो डिस्प्लेस लिक्विड का जो मास होगा वो ऑब्जेक्ट के मास के बराबर होगा। भाई साहब दोनों की डेंसिटी बराबर है, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कितना सर, ये पूरा v, तो ऑब्जेक्ट का मास सिग्मा इंटू v। अब जब ये अंदर डूबा, पूरा का पूरा अंदर डूब गया, तो इसने कितना लिक्विड हटाया, अपने वॉल्यूम के बराबर, तो उस लिक्विड की मास कितनी होगी, ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो दोनों तो बराबर हो गया। अब दोनों बराबर हो गया, ऊपर बैंड फोर्स नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर हो गया, तो एपरेंट वेट क्या हो जाएगा, 0। इस केस में क्या होता है कि जब आप फोटो बना के देखेंगे
ये आपका लिक्विड और ये रहा आपका सॉलिड ऑब्जेक्ट। तो नीचे जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उतना ही ऊपर बायंड फोर्स लगेगा। इसकी वजह से नॉर्मल हो जाएगा जीरो। तो जब भी सिग्मा बराबर रो हो तो एपरेंट वेट की वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। तो इसमें कोई न्यूमेरिकल बनेगा ही नहीं क्योंकि एपरेंट वेट तो जीरो हो गया। अब कंप्लीटली सबमर्ज्ड होगा, इस बात को कैसे लिखेंगे? तो आपको पता चल गया कि एफ बी और एम जी बराबर है। एक बात बताइए, बायंड फोर्स कितना लगता है? बायंड फोर्स लगता है रो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड विच इज सबमर्ज्ड इंटू जी, और ऑब्जेक्ट का डेंसिटी सिग्मा, ऑब्जेक्ट की पूरी वॉल्यूम v इंटू जी, ऑब्जेक्ट का मास तो पूरा ही आएगा। g से g कट करेंगे। यहां पे आपने बोला था, अभी बोला था कि रो और सिग्मा बराबर है, तो रो और सिग्मा को कट कर देंगे तो इनसाइड वॉल्यूम बराबर कंप्लीट वॉल्यूम होगा। जब ऑब्जेक्ट पूरा डूबेगा तभी ऑब्जेक्ट की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा है उतना ही डिस्प्लेस लिक्विड का वेट के बराबर आ पाएगा इसका फोर्स, तो कंप्लीटली सबमर्ज्ड होगा। तो आप कह सकते हैं इट विल फ्लोट विथ कंप्लीटली सबमर्ज्ड। इट विल फ्लोट विथ कंप्लीटली सबमर्ज्ड। ये पूरा डूब के तैरेगा। फ्लोट मतलब पूरा डूब के तैरेगा। लेकिन सर ये अभी तो नीचे है। तो होता क्या है कि इसको तुम जहां भी रख दोगे ना वहां पे एज इट इज पड़ा रहेगा। ये बात बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा पहले भी कि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी और लिक्विड की डेंसिटी अगर बराबर हो जाए तो ये कंप्लीटली सबमर्ज्ड होकर फ्लोट करेगा। बिल्कुल, मान लीजिए कंप्लीटली सबमर्ज्ड होकर फ्लोट कर रहा, ऊपर की तरफ बायंड फोर्स, नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर है। अगर मैं इसको और नीचे ले जाऊं और पूरा नीचे ले जाके छोड़ दूं तो जहां ले जाके छोड़ दूंगा ना वही रहेगा। इसमें सवाल ऐसा पूछते हैं कि मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट का डेंसिटी और लिक्विड का डेंसिटी बराबर है और ये कंप्लीटली सबमर्ज्ड होकर फ्लोट कर रहा है, उसको मैं अपर सरफेस से ले जाके नीचे ले जाके छोड़ देता हूं, तो क्या ऊपर भागेगा? नहीं, कहीं नहीं भागेगा। देखो, पूरा डूबने की वजह से जितना लिक्विड हटाया है उसका वेट ऊपर और ऑब्जेक्ट का वेट नीचे, ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे और डिस्प्लेस लिक्विड अपने वेट के बराबर ऊपर फोर्स लगा रहा। तो पूरा डूबने की वजह से जितना वेट आया उतना बायंड फोर्स और इसके खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस है, इसलिए पूरा डूब के तैरता रहता है। अब अगर चुपके से धीरे 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 ले जाके मैं बीच में रख के छोड़ दूं तो क्या mg चेंज हुआ? नहीं। बायंड फोर्स चेंज हुआ? नहीं। बायंड फोर्स क्यों चेंज नहीं हुआ? क्योंकि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी सिग्मा, सॉरी ऑब्जेक्ट की रो, लिक्विड की डेंसिटी रो v इंटू जी, ये तो कहीं भी रखो वही रहेगा, mg भी वही रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिमेन्स देयर वेयर इट इज प्लेस्ड। यहां पे किताबों में सिर्फ ये लिखते हैं कि इट विल फ्लोट विथ कंप्लीट सबमर्ज, ये सही है, ये पूरा डूब के तैरता रहेगा, सही है, लेकिन उसको धीरे 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 ले जाकर जहां छोड़ के रख दोगे वहीं पे रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे यही सवाल बन सकता है बस, और कोई सवाल यहां पे नहीं बनेगा। अब हम पहले केस की बात डिटेल में कर लेते हैं और उसको लिख लेते हैं। इफ सिग्मा बराबर हो, बताइए अगर सिग्मा और रो बराबर, इसका क्या मतलब है? ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम और ऑब्जेक्ट की वो वॉल्यूम जो डूबेगा वो दोनों बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस केस में जो बायंड फोर्स है वही ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगा। वॉल्यूम डेंसिटी सेम, जी सेम, तो वॉल्यूम सेम आएगा, तभी तो बायंड फोर्स और mg बराबर हो जाएगा। बायंड फोर्स क्या होता है? रो vg, mg क्या होता है? सिग्मा vg। ये इनसाइड वॉल्यूम हम लिखते हैं। बताओ, g से g कटेगा, सिग्मा और रो बराबर है, तो ये रो vg जो वेट है ऑब्जेक्ट का, सिग्मा vg जो वेट है ऑब्जेक्ट का, रो vg जो वेट है डिस्प्लेस लिक्विड का, ये दोनों बराबर आ पाएगा, तभी तो नॉर्मल रिएक्शन आप कहते हो जीरो, जो एपरेंट वेट जीरो हो पाएगा। ये दोनों बराबर कैसे आ पाएगा? g से g कटेगा, रो से सिग्मा कटेगा, तो v बराबर v होगा। मतलब टोटल इनसाइड वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम के बराबर होगा। मतलब फ्लोट विथ कंप्लीट सबमर्ज्ड, फ्लोट्स विथ कंप्लीटली सबमर्ज्ड, सबमर्ज्ड। अब इसी फॉर्मूले में ऐसा सोचो कि अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा हो गई, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा हो गई, अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा होती तो सिग्मा वीजी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा हो गई, जैसे ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा, सिग्मा इज ग्रेटर देन रो, मतलब क्या? आयरन जैसा ऑब्जेक्ट है, एग्जांपल ले लेता हूं, आयरन जैसा ऑब्जेक्ट है, पत्थर है वो, सिग्मा ज्यादा, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा, तो उसी वॉल्यूम में अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा हो गई तो ये डोमिनेटिंग होगा। ये डोमिनेटिंग हुआ तो अंदर डूब जाएगा, अंदर डूब जाएगा तो नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा, mg 1 माइनस रो बाई सिग्मा। ये एपरेंट वेट का फॉर्मूला है। मतलब ये जो एपरेंट वेट का सवाल बनेगा सिर्फ और सिर्फ तभी बनेगा जब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा होगी, दैट्स ऑल। और इस केस में भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा होगी तो पूरा डूब जाएगा, v इनसाइड बराबर v टोटल होगा। तो सॉलिड की टोटल वॉल्यूम है वो इनसाइड वॉल्यूम के बराबर होगी, पूरा डूब जाएगा। थर्ड केस,
इफ सिग्मा इज लेस देन रो, सिग्मा कम है और लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है, मतलब एग्जांपल प्लास्टिक जैसा ऑब्जेक्ट है। अगर ये प्लास्टिक जैसा ऑब्जेक्ट है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, रो वीजी सिग्मा वीजी बराबर हमने लिखा, क्यों? क्योंकि अपरेंट वेट यहां पे 0 हो रहा है, कंप्लीटली सबमर्ज होकर तैर रहा है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट तैर रहा होता है तो उसका नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया? 0, अपरेंट वेट 0। क्यों? क्योंकि नीचे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स पूरा का पूरा बैंड फोर्स से बैलेंस कर लिया। सिग्मा रो बराबर था, जी से जी कट गया तो इनसाइड वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम के बराबर आ गया। अब मैं कह रहा हूं कि रो ज्यादा है, तो गिवन वॉल्यूम में अगर रो ज्यादा है, वॉल्यूम तो ही ऑब्जेक्ट है, रो ज्यादा है, तो बैंड फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। मान लो इसको पूरा डुबो दिया मैंने, नीचे mg लग रहा, ऊपर बैंड फोर्स लग रहा। अब मैं कह रहा हूं कि mg हो गया तुम्हारा सिग्मा बीजी, सिग्मा से ज्यादा है तुम्हारा उधर रो, लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा, तो क्या होगा सर? बैंड फोर्स ज्यादा होगा, तो पूरा डुबा के छोड़ दूंगा तो क्या ऊपर भागेगा। देखो ये जंप करा, देखो इसको अंदर रख के मैं छोड़ता हूं, देखना क्या करेगा, ध्यान से देखना क्या होगा। मैं नीचे रख के इसको छोड़ता हूं, ध्यान से देखना क्या होगा। ऊपर जंप क्यों करा? और ऊपर जंप करने के बाद कुछ हिस्सा नीचे डूबा हुआ है, कुछ हिस्सा ऊपर है। तो सर ऊपर इसलिए जंप किया इसने, ऊपर इसलिए जंप किया कि ऊपर रो वीजी बढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा कि अगर आप सिग्मा रो इज ग्रेटर देन सिग्मा बोल रहे हो, रो ज्यादा है, अगर रो ज्यादा हो जाएगा एक से, रो ज्यादा है तो ये एक से बड़ी हो जाएगी, तो नॉर्मल रिएक्शन निगेटिव आ जाएगी, और निगेटिव नॉर्मल रिएक्शन डिफाइन नहीं है। तो इस केस में भी आप कहेंगे कि अपरेंट वेट इसका 0 होगा। अपरेंट वेट का यहां पे सवाल ही नहीं बनेगा, अपरेंट वेट इसका 0 होगा। तो सर सवाल कैसा बनेगा? सवाल ऐसा बनेगा, देखिए होगा क्या कि कुछ हिस्सा फ्लोट करता हुआ तैरेगा। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट है और यहां तक ये लिक्विड फील्ड है, तो कुछ हिस्सा इसका डूबा। चूंकि लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है रो, चूंकि लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है रो, तो लिक्विड का इतना डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, इतना डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम जितना सॉलिड डूबा है, वी इनसाइड इनटू रो जी, उतना फोर्स लगा लेगा जितना पूरे सॉलिड की वजह से नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा है, वी टोटल इनटू जी। सर नहीं समझ आया? एक बात बताता हूं, मान लो ये ऐसे फ्लोट कर रहा है, कुछ हिस्सा बाहर है कुछ हिस्सा अंदर है, तो इस पे ऊपर बैंड फोर्स लग रहा, हाँ, और नीचे mg लग रहा। क्या ये बेस में जाके चिपका है? नहीं, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया? 0। नॉर्मल रिएक्शन 0 हो गया, नेगेटिव नॉर्मल रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं, नॉर्मल रिएक्शन यहां पे क्या हो जाएगा? 0। तो आप बोलेंगे अपरेंट वेट नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। और यहां पे अगर आप रो को ज्यादा रखो तो निगेटिव आ रहा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, तो ऊपर फ्लोट करता रहेगा, फ्लोट्स विथ पार्शियली सबमर्ज्ड, फ्लोट्स विथ पार्शियली सबमर्ज्ड। तो सर इसमें अपरेंट वेट का तो सवाल ही नहीं बना। अपरेंट वेट का तो सवाल ही नहीं बना, नहीं बना अपरेंट वेट का सवाल। अपरेंट वेट का सवाल सिर्फ इसमें बनेगा जब सिग्मा ज्यादा होगा। तो इसमें सवाल कैसा बनेगा? इसमें ये पूछेगा कितना हिस्सा बाहर है कितना हिस्सा अंदर है। फिर से शुरू करो, नीचे mg ऊपर fb नॉर्मल है नहीं, तो देखो ऊपर बैंड फोर्स fb और नीचे तुम्हारा हो गया mg। mg को तो वही सिग्मा vg लिखोगे, हाँ सर सिग्मा vg लिखेंगे। बैंड फोर्स में सिर्फ वही वॉल्यूम लोगे जो एक्चुअल में अंदर डूब के पानी को, लिक्विड को हटाया है, ये आप इनसाइड वॉल्यूम लिखेंगे। g से g तो कैंसिल हो जाएगा, जी से जी तो कैंसिल हो जाएगा, यहां पे इनसाइड वॉल्यूम बटा टोटल वॉल्यूम बराबर क्या आ जाएगा? सिग्मा बटा रो। एक बात बताओ, इनसाइड वॉल्यूम ज्यादा कि टोटल वॉल्यूम ज्यादा? अरे सर टोटल मतलब पूरा, इनसाइड मतलब जितना डूबा है। तो ये चीज 1 से कम आनी चाहिए, हाँ ये चीज 1 से कम आनी चाहिए, तो इधर भी ये चीज 1 से कम आनी चाहिए, हाँ 1 से कम आनी चाहिए। तो याद करो रो तुम्हारा ज्यादा है, रो तुम्हारा ज्यादा है, हाँ सर रो मेरा ज्यादा है, रो ज्यादा है, तो देखो रो नीचे और सिग्मा ऊपर। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा एमआर स्टार। अब देखो एमआर स्टार, सर एमआर स्टार इसका क्या होगा? अब तुम्हें मैं बहुत धीरे धीरे फील करा रहा था, चीजों को फील करा के समझा रहा था। मेरी बात सुनना, पहला केस सिग्मा बराबर रो, अगर सिग्मा बराबर रो तो एफबी बराबर mg, मतलब नॉर्मल रिएक्शन 0, तो अपरेंट वेट हो जाएगा 0। फ्लोट्स विथ कंप्लीटली सबमर्ज, बता समझ आया है कि नहीं है? फ्लोट्स विथ कंप्लीट सबमर्ज, ये समझ आया? इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं लगेगा, सिग्मा रो के बराबर है, तो जितना ग्रेविटेशनल फोर्स है उतना ही बैंड फोर्स लगेगा, पूरा डूब के तैरेगा। अब मेरा दूसरा केस टू, मैंने बोला सिग्मा ज्यादा है मतलब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा है। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा तो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा, ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। अब डूब के कहां तक जाएगा? पेंदी में जाकर अटकेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा जिसको हम अपरेंट वेट कहते हैं, वो होगा देखो mg। अब ये छोटा होना चाहिए,
अब छोटी डेंसिटी किसकी है, रो, तो उसको ऊपर रखो, रो बटा सिग्मा, ये आएगा। नीचे ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, मैं जब पहली बार पढ़ाया था तो मैं बार बार भूल जाता था इस एक्सप्रेशन को बार बार भूल जाता था, लेकिन तुम नहीं भूलोगे। मेरी बात बताओ, नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, क्या वेट से ज्यादा आएगा कि कम आएगा, सर वेट से तो कम आएगा, तो mg 1 माइनस, ये कम आना चाहिए। कम कब आएगा, जब कम वैल्यू को ऊपर रखो, सिग्मा ज्यादा है उसको नीचे ज्यादा रखो, सीधी सी बात है, काम खत्म हो गया, पूरा डूब के तैरेगा। तीसरा केस क्या है, तीसरा केस क्या है कि आपका जो रो है वो ज्यादा है सिग्मा से, मतलब लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है, मतलब ऑब्जेक्ट प्लास्टिक जैसा है, प्लास्टिक जैसा ऑब्जेक्ट है, क्या पूरा डूब जाएगा, नहीं। देखिए आपके सामने जीता जागता प्लास्टिक जैसा ऑब्जेक्ट थोड़ा सा डूब के फ्लोट कर रहा है, देखिए ये थोड़ा सा डूब के फ्लोट कर रहा है, थोड़ा सा डूबा हुआ है और फ्लोट कर रहा है, तो कितना हिस्सा डूब के फ्लोट करेगा, और क्यों थोड़ा ही डूबेगा, पूरा क्यों नहीं डूब रहा, इसलिए नहीं डूब रहा कि ऊपर जो बाइंड फोर्स है वो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगा, एपरेंट वेट होगा 0, है ना, उसका एफबीडी बनाओगे तो नीचे बेस में तो गई नहीं है। अब देखो कि mg को लिखेंगे हम सिग्मा टोटल वॉल्यूम Eg, क्योंकि मास तो क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन बॉडी, पूरे वॉल्यूम में जो मास है उसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। अब लिक्विड की डेंसिटी चूंकि ज्यादा है और आप इसके बराबर रख रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जिसकी डेंसिटी ज्यादा उसके लिए वॉल्यूम कम आएगा, इसीलिए लिक्विड की वॉल्यूम सॉलिड से कम होगी, जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, तो इनसाइड वॉल्यूम इनटू जी हम लिखते हैं, जी से जी कैंसिल हो गया, तो हमें यही निकालना होता है कि इनसाइड वॉल्यूम कितना है टोटल वॉल्यूम का, तो इनसाइड वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम का कितना है, टोटल से तो कम ही आएगा, ऐसा नहीं इनसाइड ज्यादा है टोटल कम है, कम आएगा तो कम वाला लिखना है हमें। तो कम किसकी डेंसिटी है, सर कम है आपकी रो की, सॉरी कम सिग्मा है तो सिग्मा बाई रो, जो कम है ऊपर लिखेंगे, जो ज्यादा है नीचे लिखेंगे। यहां पे कम कौन है, सर सिग्मा ज्यादा होगा तभी डूबेगा, सिग्मा ज्यादा है रो कम है तो रो को ऊपर लिखा, सिग्मा नीचे लिखा। यहां पे कौन ज्यादा है, रो ज्यादा है तो रो को नीचे, सिग्मा ऊपर, जो कम है उसको ऊपर लिखेंगे, बात खत्म। अब तुम्हें परसेंटेज में सवाल पूछेगा तो लिखो V इन बटा VT बराबर सिग्मा बाई रो मल्टीप्लाई 100। अच्छा आउटसाइड कितना होगा, अरे भाई आउटसाइड परसेंटेज कितना होगा, तो जो इनसाइड जो टोटल है एक में से इनसाइड को घटा दो तो आउटसाइड आ जाएगा, अरे फ्रैक्शन है ना, टोटल वॉल्यूम का कितना फ्रैक्शन बाहर है, तो 1 में से आप घटा दो इनसाइड का फ्रैक्शन VT, V इन माइनस VT क्या, सिग्मा बाई रो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस सिग्मा बाई रो। अरे भाई जितना अंदर है उसका बचा हुआ पार्ट बाहर है, तो फ्रैक्शन है ये, तो पूरा फ्रैक्शन हो गया 1 में से इनसाइड घटा दोगे तो आउटसाइड आ जाएगा। तो तुम हमेशा इनसाइड का फॉर्मूला ही याद रखो, अपने आप तुम आउटसाइड कैलकुलेट कर लोगे। देखो मैं समझाने का तरीका समझे, फॉर्मूला दिमाग में चिपक जाएगा, 1-2 बार सॉल्व करोगे और चिपक जाएगा। दूसरी बात, सवाल जब भी आप पढ़ो तो केस डिसाइड कर लो, और केस डिसाइड कर लो तो आधा सॉल्यूशन हो ही गया, मतलब सवाल पढ़ते पढ़ते आधा सॉल्यूशन हो गया। बाइंड फोर्स के जो सवाल आते हैं बच्चे इसको मुश्किल मानते हैं, लेकिन नहीं, अब सवाल पढ़ते पढ़ते केस एज्यूम कर लो, आधा सवाल सॉल्व हो गया। देखो, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम फ्लोटिंग इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी सिग्मा, फ्लोटिंग। अब केस बताओ सर, केस 1 भी हो सकता है, 2 3 भी हो सकता है। फ्लोट किस में कर रहा था, 1 में जो सिग्मा बराबर रो जाएगा, या 3rd में। ये क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम फ्लोटिंग इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी सिग्मा इफ ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ डेंसिटी रो, ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ डेंसिटी रो, उल्टा लिख दिया रिप्रेजेंटेशन, कोई दिक्कत नहीं है। लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा लिखा है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी रो लिखा है। देन एपरेंट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ लिक्विड इज, बताओ एपरेंट वेट का सवाल बताओ कब बनता, जब वो पूरा सिंक करता, पूरा डूबता, ऑब्जेक्ट विल सिंक। जब वो फ्लोट करेगा तो क्या होगा, वेट 0 होगा। आंसर आ गया भाई साहब, सवाल ऐसे कराऊंगा ना कि देखता रह जाएगा, 4 इंच बाहर आ जाएगा तेरी आंख। अभी देख सवाल का जलवा देख, आंसर हो गया। अगर वो फ्लोट कर रहा है बेटा तो नॉर्मल रिएक्शन तो 0 हो गया ना, नॉर्मल रिएक्शन जब बेस में जाके चिपकेगा तभी तो आएगा, 0 हो गया, काम खत्म। ब्लॉक ऑफ वुड फ्लोट्स इन अ वाटर, फ्लोट्स इन 4/5 ऑफ इट्स वॉल्यूम सबमर्ज्ड, मतलब 4/5वां हिस्सा वॉल्यूम उसका सबमर्ज्ड है, टोटल वॉल्यूम का 4/5 हिस्सा सबमर्ज्ड है, मतलब जो इनसाइड वॉल्यूम है वो 4/5 ऑफ टोटल वॉल्यूम है। केस नंबर 3rd क्या पूछा है, बट इट जस्ट फ्लोट इन अनदर लिक्विड देन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जस्ट फ्लोट इन अनदर लिक्विड, तो किसी दूसरे लिक्विड में जस्ट फ्लोट करा, तो पहले वाटर में फिर दूसरे लिक्विड में, मतलब सवाल मुश्किल है, सवाल पर मुश्किल है। ब्लॉक ऑफ वुड फ्लोट्स इन अ वाटर, वाटर में फ्लोट्स कर रहा है इतना हिस्सा, तो तू जानता है क्या, तभी फ्लोट करेगा जब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या होगी, कम होगी।
फ्लोट तभी करेगा ना जब प्लास्टिक जैसा ऑब्जेक्ट होगा, मतलब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम हो। ऐसे सोचना, डूब गया, एपरेंट वेट पूछ रहा है, पूरा सिंक कर गया, मतलब डेंसिटी ऑब्जेक्ट की ज्यादा होगी। फ्लोट कर रहा है तो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम होगी। तो देख इधर, v इनसाइड बटा v टोटल बराबर सिग्मा बाई रो, क्योंकि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है। ये वाटर की बात कर रहा, और v है तुम्हारा 4/5 ऑफ v, तो यहाँ पे लिख दे 4/5 ऑफ v टोटल, तो यह आ जाएगा सिंपल 4/5। डेंसिटी ऑफ वाटर तो होता है 1 1 होता है, ऐसा यूनिट में 10⁻³ होता है, तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया 4/5 ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू 10⁻³ kg/m³। अब बोला है बट इट इज जस्ट फ्लोट इन अनदर लिक्विड, जस्ट फ्लोट मतलब कंप्लीटली समझ लोगे फ्लोट कर रहा। उस केस में ऑब्जेक्ट की डेंसिटी और लिक्विड की डेंसिटी बराबर होती है। ऑब्जेक्ट की डेंसिटी तो यही निकाला है, तो यही आंसर हो जाएगा। तो निकालो 4/5 ऑफ 10⁻³, तो बेटा ये 4000 बटा 5, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 200, 200, 400, 800 आंसर। बी कूल एंड पेशेंट, घबराना नहीं है सवाल पढ़ के, ऐसे ऐसे खूब आएंगे सवाल, कुछ नहीं करना, केस डिसाइड करो पहले, केस डिसाइड करो। केस डिसाइड करते ही ज्यादा कम, सुनो सुनो, जब ये फ्लोट कर रहा होगा कुछ हिस्सा, तो कौन सा केस बनेगा, कब फ्लोट करता है? तो फ्लोट का मतलब तुम प्लास्टिक समझ लो, मतलब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम होगी और लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होगी, बस। ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम, लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा, तो जो कम आएगा वो ऊपर आएगा, जो ज्यादा है वो नीचे आएगा, v इन बाई v टोटल। इतना समझे? हाँ सर समझा। तो इतना से तुम्हारा ऑब्जेक्ट की डेंसिटी आ गया, और दूसरे लिक्विड में जस्ट फ्लोट कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी उस लिक्विड की डेंसिटी के बराबर होगा। दैट खत्म, खत्म। फाइंड टेंशन इन ए स्ट्रिंग इफ सिग्मा ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा है लिक्विड की डेंसिटी से। ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा है मतलब सिंक करने की कोशिश करेगा, लेकिन मैंने रस्सी से बांध के उसको लटका दिया, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए बेटा, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg, यहां पे स्ट्रिंग पे टेंशन लगेगा ऊपर T, और ऊपर ही एक बैंड फोर्स लगेगा Fb। बहुत आसान है, ऊपर ही एक बैंड फोर्स लगेगा Fb। जब इसका इक्वेशन आप बनाएंगे, जब इक्वेशन बनाएंगे तो आप लिखेंगे T प्लस Fb बराबर mg, तो टेंशन T बराबर हो जाएगा, T बराबर हो जाएगा Fb माइनस mg माइनस Fb। तो सर ये तो नॉर्मल रिएक्शन का एक्सप्रेशन जैसा आ गया, mg माइनस Fb नॉर्मल। हाँ, तो डूबने के बाद ऊपर Fb, ऊपर नॉर्मल, नीचे mg। यहाँ नहीं डूबा तो रस्सी से बांधा है, तो रस्सी में जो टेंशन काम कर रहा है, यहाँ पे डूबने के बाद सरफेस का नॉर्मल कर रहा था, सेम एक्सप्रेशन आएगा। यहाँ से आप लिख लीजिए, mg बाहर निकल जाएगा, केस कौन सा है? सेकेंड वाला, तो हो जाएगा 1 माइनस कम 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 लिक्विड 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 ज्यादा 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 ऑब्जेक्ट की डेंसिटी। समझ रहे हो? नजरिया देखो तुम, नजरिया देखो, मजा आ जाएगा। ये आंसर आ गया भाई। सर क्या सवाल बना है, फालतू है, टाइम पास है, और क्या। ऐसे सवाल देख के बच्चे कहते हैं नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। आईआईटी में भाई साहब सवाल पूछा है, आईआईटी में क्या सवाल पूछा देखना, तुम्हारे मॉड्यूल्स में आकाश आकाशी मॉड्यूल एक्सरसाइज 3rd में सवाल होता है, ये है ना, लेवल अप, और लेवल अप कराते तुम्हारा। ये वॉल्यूम है, बोलता है आधा डूबा हुआ है, लिक्विड की डेंसिटी है तुम्हारी रो, एंड ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है सिग्मा, वॉल्यूम है v। इफ हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सबमर्ज्ड इन लिक्विड, इफ हाफ ऑफ द लिक्विड, सॉरी हाफ ऑफ द सॉलिड submerged in liquid, then find tension, then find tension। आई दादा ये कैसे होगा भाई साहब, कैसे होगा? सुन इधर कैसे होगा। ऊपर टेंशन T, देख रस्सी बंधा है तो ऊपर टेंशन T, नीचे mg, और ऊपर बाइंड फोर्स Fb। T बराबर हो जाएगा mg माइनस बाइंड फोर्स। mg की वैल्यू बोलो, सिग्मा vg। सर mg तो सिग्मा vg, अरे मास तो पूरे वॉल्यूम में ही आएगा, माइनस बाइंड फोर्स, रो कितना वॉल्यूम डूबा है, आधा इंटू जी, हो गया। आधा डूबा है तो आधा लेंगे, जितना डूबा होगा वही तो डिस्प्लेस लिक्विड करेगा, जितना सॉलिड अंदर जाएगा उतना ही वॉल्यूम में से तो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, तो सिग्मा vg बाहर निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 1 माइनस रो बाई 2 सिग्मा। आंसर आ गया। इसको हम mg लिख सकते हैं, तो mg 1 माइनस रो बाई 2 सिग्मा। आंसर, सवाल बहुत भयंकर, आंसर देखो कितना खतरनाक लग रहा है, mg 1 माइनस रो बाई 2 सिग्मा। और तुम ढंग से देखोगे तो टाइम पास से ज्यादा ये कुछ भी नहीं है, टाइम पास से ज्यादा ये कुछ भी नहीं है। ये सवाल IIT 2013 में पूछा था।
IIT 2013 में पूछा था। ये अभी कराता हूँ, रुक जाओ थोड़ा सा, है ना, ये कराता हूँ। थोड़े से आसान से सवाल और कर लेते हैं, थोड़े से आसान सवाल और कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या अभी कर लेते चलो, क्योंकि ये इससे ऊपर वाले सवाल से थोड़ा लिंक्ड है, ऊपर वाले सवाल से थोड़ा लिंक्ड है। ये हमने सवाल किया था, ठीक है। यहाँ पे कंटेनर कहाँ था? रेस्ट में। कंटेनर है रेस्ट में। अब देखना यहाँ पे सवाल क्या पूछ रहा है। कंटेनर इज एट रेस्ट, देन टेंशन इज T नॉट, टेंशन इन स्ट्रिंग इज T नॉट। इफ इट इज एक्सेलरेटिंग देन टेंशन T, एक्सेलरेटिंग अप। If it is accelerating up, then tension is T. Then tension in string is T. Then tension in string is T. टेंशन इन स्ट्रिंग इज T। अगर ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है A से, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन आ गया T। तो पहले रेस्ट के कंडीशन में अभी हमने सॉल्व किया है। जब ये रेस्ट में था तो ऊपर टेंशन, ऊपर बैंड फोर्स, नीचे mg, पूरा डूबा हुआ है। कंप्लीटली समझ है बेटा, कंप्लीटली समझ है। तो जब रेस्ट में तो ऊपर टेंशन T नॉट है, इनफैक्ट T नॉट, और ऊपर लग रहा आपका बैंड फोर्स इसी पे। तो T नॉट अभी आपने निकाला था mg 1 माइनस सिग्मा बाई रो। याद रखिएगा, नीचे हमेशा ज्यादा वाला आएगा, ऊपर कम वाला। और ये केस तभी डिफाइंड होता है जब ऑब्जेक्ट पूरा सिंक करने की कोशिश करे। पूरा सिंक क्यों नहीं किया? क्योंकि रस्सी से बांध दिया, पूरा तो सिंक किया ही है ना, बेस में नहीं गया, ये टेंशन आएगा। अब जब ऊपर लिफ्ट एक्सेलरेट हो रहा है, तो एनएलएम में हमने पढ़ा था, जब भी लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट होता है तो इफेक्टिव जी हम लिखते हैं जो G+ ए होता है, क्योंकि ऊपर जा रहा तो स्यूडो फोर्स नीचे लगेगा, ऊपर जा रहा तो स्यूडो फोर्स क्या यहाँ लगेगा? नीचे लगेगा। तो उस केस में जो टेंशन आएगा T, दैट इज नथिंग बट M। G के जगह पे तुम सिर्फ G+ ए लिख दो, इनटू 1 माइनस रो बाई सिग्मा इज योर करेक्ट एक्सप्रेशन। ये आ जाएगा आंसर। कोई खास बात नहीं है, कुछ नहीं करना। तुम्हें अगर ड्राइव भी करना है तो देखो, टेंशन ऊपर T, ऊपर बैंड फोर्स mg, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स mg, तो क्या लिखोगे? TO बराबर m। अब बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे कितना लगेगा? जब ये ऊपर जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे तो mg लगेगा, इस पे एक स्यूडो फोर्स ma लगेगा, और तो यह आ जाएगा mg+ ए माइनस बैंड फोर्स। आप क्या लिखते हो? बैंड फोर्स लिखते हो रो v G+ ए, क्योंकि जो डिस्प्लेस लिक्विड का वेट है, उस डिस्प्लेस लिक्विड के वेट में भी तो G+ ए आएगा, क्योंकि एपरेंट वेट की वैल्यू देखिए, एपरेंट वेट का सवाल हमने लॉज ऑफ मोशन में कराया था। अगर लिफ्ट ऊपर जा रहा होता है तो एपरेंट वेट बढ़ जाता है, तो एपरेंट वेट बढ़ जाएगा तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो सर बहुत इजी है, फिर तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम डिवाइड कर देते हैं। हाँ, बड़े आराम से इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दीजिए। जैसे इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा T नॉट बटा T। तुमसे T बटा T नॉट बोला तो इक्वेशन 2 में से 1 को डिवाइड करो, तो यह आ जाएगा तुम्हारा T बटा T नॉट। T में क्या आ जाएगा? G+ ए, और नीचे आ जाएगा सिर्फ G। ये आंसर आ गया। यहाँ से 1 माइनस रो बाई सिग्मा, 1 माइनस रो बाई सिग्मा कैंसिल होगा, मास से मास कैंसिल होगा, ये आंसर आ जाएगा। ये IIT 2013 में सवाल पूछा था, कितना ईजी है देखिए। नेक्स्ट देखिए, द वेट ऑफ द बॉडी इज इन वाटर इज 1/3 ऑफ इट्स वेट। केस वेट की जैसी बात करेगा, एपरेंट वेट की बात करेगा, केस नंबर 2। और तुम अगर इतना डिफाइन कर पाए ना तो बस आंसर तुम्हारे सामने है। ये कब होता है? एपरेंट वेट के सवाल कब बनते हैं? एपरेंट वेट के सवाल तब बनते हैं जब पूरा डूबता है। पूरा कब डूबेगा? जब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा होगी, जो ज्यादा होती है उसको नीचे लिखते हैं। आगे आंसर। ऐसा मैं खुद पढ़ा था ना तो फॉर्मूला रटता था, अब देख तुम रटने की कोई जरूरत ही नहीं। वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर इज 1/3 ऑफ इट्स ट्रू वेट इन एयर। ट्रू वेट इन एयर तो mg है, ट्रू वेट इन एयर, इसका 1/3 है, मतलब ये mg/3 हो जाएगा। तो जैसे इसको आप mg/3 रखेंगे, जो अपेरेंट वेट है ट्रू वेट का 1/3 हो गया, 1 माइनस रो बाई सिग्मा, तो ये इससे कैंसिल हो गया। द डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज, तो तुमसे सिग्मा पूछा है, ध्यान से बेटा, 1/3 इज इक्वल टू 1 माइनस रो बाई सिग्मा। वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर इज 1/3। अच्छा, वाटर में तो जो लिक्विड है वो आपका वाटर है, तो इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, 1/3 को उधर ले जाइए तो 2/3 हो जाएगा। 2/3 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर बाई सिग्मा, तो सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2, 3/2 मतलब 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर। और वैसे भी डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ज़्यादा ही होना चाहिए था तभी डूबेगा, तो ये तो आंसर आएगा नहीं, 0.5 वाला आपका ज़्यादा ही आना चाहिए। तो डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज, बॉडी की डेंसिटी ज़्यादा हुई तभी तो डूबेगा, तो 3/2 मतलब 1.5 आ गया। कैसे करते हैं सवाल? कैसे करते हैं? ये ऐसे करते हैं सवाल।
A cubical block is floating in a liquid with 1/4 of its volume immersed in a liquid. 1/4 of volume immersed in a liquid. Floating. 1/4 volume floating मतलब केस नंबर 3. केस नंबर 3. और केस नंबर 3 आपको पता है V इन बटा V टोटल क्या बोला है? 1/4 of its volume immersed in a liquid मतलब इसका 1/4 पार्ट immersed है मतलब 1/4 हो गया. इनसाइड वॉल्यूम पे टोटल वॉल्यूम वही तो फ्रैक्शन है, कितना डूबा हुआ उसका फ्रैक्शन है, तो 1/4 हो गया. इज इक्वल टू कब डूबता है? जब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम हो तो कम बटा ज्यादा. भाई साहब तोते उड़ा दिए एकदम. क्यूबिकल ब्लॉक ने लिक्विड विथ 1/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम इमर्ज्ड इन द लिक्विड. ओहो रुक जाओ. ये कह रहा है कि कंटेनर है, कंटेनर में ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे से करा दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है. रुक जा यार, पहले छोटा ले, इसको हटा, कलर चेंज कर. ऐसा ऑब्जेक्ट, इसका ध्यान से देखिएगा तो 1/4 पार्ट इसका डूबा हुआ है. सर ज़्यादा दिख रहा है, ज़्यादा दिखने से कुछ नहीं फर्क पड़ता, 1/4 डूबा हुआ, बस इतना मान ले. जब ये 1/4 डूबा हुआ होता है उस सिचुएशन में इसका एपरेंट वेट कितना होता है? सर 0, क्योंकि जो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा वो इसके डिस्प्लेस लिक्विड के वेट के बराबर बैड फोर्स के बराबर हो जाता है, बैड फोर्स के बराबर हो जाता है. जब ये कंटेनर रेस्ट में है तो आप यही लिखते हैं कि ऊपर Fp बराबर नीचे mg. जब रेस्ट में होगा तो अगर मान लीजिए ये एक्सेलरेटिंग अप है, ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, जब ये ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है तो वैन फोर्स हो जाएगा Fb डैश, ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा mg डैश. तो नया वाला जो ऊपर वैन फोर्स लिखेंगे आप Fb डैश, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा mg डैश. जब भी कोई चीज अगर ऊपर एक्सेलरेट हो रही होती है तो उसका इफेक्टिव वेट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है. कैसे? वो हो जाता है mg प्लस a. अच्छा मास अगर लिखोगे भी तो लिख सकते हो सिग्मा v g प्लस a. इधर बैंड फोर्स क्या लिखेंगे? बैंड फोर्स लिखेंगे रो वी इनसाइड वॉल्यूम जी प्लस ए. मतलब बैंड फोर्स में भी जी प्लस ए, लेकिन सर बैंड फोर्स तो ऊपर लग रहा है, स्यूडो फोर्स नीचे लगेगा. देखो बेटा बैंड फोर्स की क्या कहानी है समझना. बैंड फोर्स क्या है? सर डिस्प्लेस लिक्विड के वेट के बराबर ऊपर फोर्स लगता है. ठीक है, अगर मान लो लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट हो रहा तो डिस्प्लेस लिक्विड का वेट क्या होगा? बढ़ जाएगा. अगर मैं तुम्हें वापस ले चलूं डेरिवेशन पे और मैं तुम्हें वहां से फील दिला देता हूं. देख बताओ, अगर ये पूरा का पूरा कंटेनर ऊपर एक्सेलरेट होगा तो क्या ऊपर एक्सेलरेट होने की वजह से स्यूडो फोर्स नीचे लगेगा? क्या यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा? हाँ सर, यहाँ पे प्रेशर एक ma के बराबर बढ़ जाएगा और यहाँ पे भी प्रेशर ma के बराबर बढ़ जाएगा. यहाँ भी तो प्रेशर बढ़ जाएगा. तो यहाँ पे जो प्रेशर बढ़ा है उसके वजह से ऊपर फोर्स लग रहा है और यहाँ पे जो प्रेशर बढ़ा है उसके वजह से नीचे फोर्स लग रहा है. अब ध्यान से तुम सोचो, तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ा जिसकी वजह से ऊपर फोर्स लगा, यहाँ पे भी प्रेशर बढ़ा, तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ ही आएगा ना. नेट फोर्स किधर आएगा? ऊपर की तरफ आएगा. नेट फोर्स किधर आएगा? ऊपर की तरफ आएगा. तो बैंड फोर्स में भी ऊपर एक्सेलरेट होने की वजह से जो नेट फोर्स आएगा ऊपर की तरफ आएगा, वो हो जाएगा जी प्लस ए. तो सर ऐसे तो जी प्लस ए दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा. हाँ, दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा. अब आप जानते हैं कि सिग्मा और रो डेंसिटी तो जो पहले थी वही रहेगी. क्या डेंसिटी बदल जाएगी क्या? नहीं, डेंसिटी तो नहीं बदलेगी. तो जो इनसाइड वॉल्यूम पहले था वही आउटसाइड बाद में भी रहेगा. यहाँ पे बताइए इनसाइड वॉल्यूम, ये टोटल वॉल्यूम को मैं नीचे ले जाता हूँ, क्या बनेगा? सिग्मा बाई रो. और पहले क्या था? यहाँ से क्या निकल के आएगा? सिग्मा बाई रो. तो एग्जैक्टली 1/4 हिस्सा पहले डूबा हुआ था तो बाद में भी 1/4 हिस्सा ही डूबा रहेगा. सर लेकिन टेंशन तो चेंज हो गया था. टेंशन की अलग कहानी है. टेंशन कब निकाला था हमने? तो टेंशन में 3 फोर्स का कॉम्बिनेशन, देखो 3 फोर्स का कॉम्बिनेशन है. टेंशन बराबर था mg माइनस एफ बी. टेंशन बराबर क्या था? mg माइनस एफ बी. यहां से जब तुमने सॉल्व किया था तो ये एक्सप्रेशन आया था. अब ऊपर एक्सेलरेट हो जाएगा तो यहां पे टेंशन के फॉर्मूले में जी इफेक्टिव रख देंगे बस. लेकिन जब ये तब था जब वो सिंक कर रहा था. ऑब्जेक्ट क्या होता है? सिंक करता है लेकिन डूब जाता है. लेकिन जब ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है तो ऊपर बैंड फोर्स नीचे mg, ऊपर बैंड फोर्स नीचे mg, ऊपर बैंड फोर्स नीचे mg. तो ये इक्वेशन बनेगा. तो बैंड फोर्स में भी जी इफेक्टिव और mg में भी जी इफेक्टिव. तो जी प्लस ए दोनों तरफ कैंसिल हो रहा है. इनके सब्ट्रैक्शन के बराबर टेंशन था या इनके सब्ट्रैक्शन के बराबर नॉर्मल था जब वो पूरा सिंक करेगा. सिंक जब कर जाता है तो ऊपर नॉर्मल, ऊपर एफ बी नीचे mg.
लेकिन फ्लोट करने के केस में नॉर्मल जीरो, ऊपर एफ बी नीचे एम जी, तो एफ बी बराबर एम जी। तभी तो यहां पे आपने इनसाइड और आउटसाइड वॉल्यूम का रेशियो निकाला था। तो जब कंटेनर रेस्ट में है तो एफ बी बराबर एम जी होगा, यहां से आपका यही एक्सप्रेशन सॉल्व करके आएगा। जब ये एक्सेलरेटेड हो रहा है तो यहां पे जी फैक्टिव दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, दैट्स ऑल। इसीलिए जब फ्लोट कर रहा होगा तो कंटेनर के एक्सेलरेशन पे इनसाइड आउटसाइड वॉल्यूम का रेशियो डिपेंड नहीं करता है। लेकिन जब पूरा सिंक कर जाएगा तो कंटेनर के एक्सेलरेशन पे ऑब्जेक्ट का एपरेंट वेट डिपेंड करता है। इसको आसान सी भाषा में लिख लीजिए कि ऑब्जेक्ट का एपरेंट वेट कंटेनर के एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, लेकिन इनसाइड आउटसाइड या इनसाइड बाई टोटल वॉल्यूम का जो फ्रैक्शन है वो कंटेनर के एक्सेलरेशन पे डिपेंड नहीं करता। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है बेटा। A cube of edge 10 centimeter is just balanced at the interface of two liquid A and B as shown in a figure. If A and B has a specific gravity 0.6 and 0.4, A and B have a specific gravity 0.6 and 0.4. देखो बेटा, ये लिक्विड है तुम्हारा कोई A और ये लिक्विड है B। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, मतलब डेंसिटी हो गया 0.4, रिलेटिव डेंसिटी हो गया 0.6, और इसके इंटरफेस पे ये जस्ट फ्लोट कर रहा है। तो जस्ट फ्लोट कर रहा है मतलब केस नंबर थर्ड, नेट फोर्स बैलेंस होगा। लेकिन दो लिक्विड है, एक ऊपर है एक नीचे है, तो इस वाले ऊपर वाले लिक्विड की वजह से ऊपर बैंड फोर्स लगेगा, क्योंकि यहां से जितना लिक्विड डिस्प्लेस किया है उसके वेट के बराबर ऊपर बैंड फोर्स लगेगा, और नीचे वाले लिक्विड की वजह से भी ऊपर बैंड फोर्स लगेगा। बैंड फोर्स हमेशा ऊपर ही लगता है ना। तो नेट बैंड फोर्स जो होगा, नेट बैंड फोर्स, वो बैंड फोर्स पहले लिक्विड का प्लस बैंड फोर्स दूसरे लिक्विड का, ये ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर होगा। मास ऑफ द क्यूब, तो क्यूब का मास पूछा है तो mg के बराबर रख देंगे। पहले लिक्विड का बैंड फोर्स लिखोगे तो पहले लिक्विड की डेंसिटी है ऊपर वाले की 0.4, ये आ गया रो। इनसाइड वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या लिखेंगे, तो मान लीजिए इसकी एरिया है A, तो A इंटू 6 सेंटीमीटर, तो एरिया A इंटू 6 सेंटीमीटर इसका वॉल्यूम हो गया, इंटू जी, प्लस दूसरे लिक्विड का हो जाएगा 0.6 A इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू जी बराबर mg। जी से जी कैंसिल हो जाएगा, है ना। हमसे क्या पूछा है, मास पूछा है क्या, मास ऑफ द क्यूब पूछा है। क्यूब ऑफ द एज 10 सेंटीमीटर, क्यूब का एज 10 सेंटीमीटर है तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ये एज 10 सेंटीमीटर तो क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा 10 का होल स्क्वायर 100, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4/10 इंटू 100 मल्टीप्लाई 6 प्लस 6/10 इंटू 100 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू मास। ग्राम में ही है, इसको सीजीएस में रखा है। 0 से 0 कैंसिल होगा, 0 से 0 कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6 चौका 24 240, और ये भी हो जाएगा 6 चौका 240 480 ग्राम। आंसर आ गया। बस ऐसे ऐसे सवाल बनते हैं, कितने आसान सवाल है। द डेंसिटी ऑफ द आइस इज 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ आइस इज 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, डेंसिटी ऑफ द आइस मतलब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट परसेंटेज बाई वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक ऑफ आइस फ्लोट्स आउटसाइड द वाटर। आउटसाइड कितना परसेंटेज होगा, हम आउटसाइड निकालेंगे नहीं, हम इनसाइड निकालेंगे। इनसाइड भी टोटल वॉल्यूम का परसेंटेज निकालना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। कब होगा, जब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम होगी। कम हम नीचे लिखते हैं, ज्यादा ऊपर लिखते हैं, क्योंकि एक से कम आना चाहिए ना, तो कम को ऊपर लिखते हैं। तो लिक्विड की डेंसिटी नहीं, कब फ्लोट करेगा, जब लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होगी। लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होगी तो ये आ जाएगा सिग्मा बाई रो। आउटसाइड द वाटर, लिक्विड कौन सा है, वाटर। अच्छा, इसमें कहीं ना कहीं लिक्विड एंड जो ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी क्या है और लिक्विड कौन सा है ये पढ़ के देखना पड़ेगा। जैसे पूरे सवाल में ना लिक्विड कौन सा है लास्ट में जाके पता चल रहा है वाटर। लिक्विड कौन सा है, वाटर। तो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी आपकी 0.9 एंड वाटर की डेंसिटी है 1। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज देखने के लिए देखिए दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई किया है, तो इनसाइड वॉल्यूम आ जाएगा आपका 90%, है ना। 0.9 मल्टीप्लाई 100 90%, तो इनसाइड वॉल्यूम है 90%, तो आउटसाइड कितना हो जाएगा 10%। इज योर करेक्ट आंसर। एफर्टलेस एकदम, कुछ मतलब ही नहीं है, केस डिसाइड करो आंसर आ जाएगा। अ बॉडी ऑफ डेंसिटी रो इज ड्रॉप फ्रॉम अ रेस्ट फ्रॉम अ हाइट h into a lake of density A। अच्छा, डेंसिटी A नहीं है, डेंसिटी सिग्मा है। क्या टाइप किया, दिमाग खराब हो रहा है मेरा। बॉडी ऑफ डेंसिटी रो सिग्मा है, ये ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम हाइट h into a lake of density सिग्मा। देखो ये लेक है जिसकी डेंसिटी अपने को सिग्मा दी हुई है। इसके सरफेस से h हाइट ऊपर से, इसके सरफेस से h हाइट ऊपर से एक ब्लॉक है जिसकी डेंसिटी अपने को रो है। बॉडी ऑफ डेंसिटी रो उल्टा दिया होता है सवाल में, तो किसी को रो सिग्मा मान सकते हैं, तुम कंफ्यूज मत होना।
ड्रॉप फ्रॉम द रेस्ट फ्रॉम हाइट एज टू लेक neglecting the dissipative force, the maximum depth to which body sink before returning to the float surface. जब मैं यहां से इसको ड्रॉप कर रहा हूं तो ये गिरता हुआ आएगा। अब बोला कि मैक्सिमम कितने डेप्थ पे जाके रुकेगा फिर वो ऊपर आएगा। तो रुकेगा क्यों? क्योंकि बाइंड फोर्स ज़्यादा लग रहा होगा। बाइंड फोर्स तभी ज़्यादा लगता है जब लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा हो। क्या लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है? देखते हैं। हाँ, लेक ऑफ डेंसिटी सिग्मा वेयर सिग्मा इज ग्रेटर देन रो। सही बात है, बता दिया है कि लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है तो बाइंड फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ से ड्रॉप किया है तो जब तक हवा में चल रहा है तब तक तो कोई बाइंड फोर्स है नहीं। हवा में जब तक चल रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ एक्सेलरेट होगा, ये वेलोसिटी कुछ गेन कर चुका होगा तो इनर्शिया ऑफ मोशन में आ जाएगा। इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से अंदर घुसेगा, जब अंदर घुसेगा तो बाइंड फोर्स ज़्यादा है, ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, तो रिटार्ड होता जाएगा, कहीं मैक्सिमम डेप्थ एच पे जाके रुकेगा फिर ऊपर आएगा। इस सवाल को सॉल्व करने के कई मेथड हैं। हम इसको काइनेमेटिक्स से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं, फिर रिटार्डेशन निकाल लेते हैं, फिर कितना डेप्थ तक जाएगा निकाल लेते हैं। या हम इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जब हमने ड्रॉप किया था तो उसकी स्पीड कितनी थी? 0। और मैक्सिमम डेप्थ पे जब जाएगा तो उसकी स्पीड क्या है? 0। ड्रॉप किया तो स्पीड 0, यहाँ पे स्पीड 0, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0, बात खत्म। और दो फोर्स वर्क कर रहा है, एक ग्रेविटी प्लस दूसरा बाइंड। बस ग्रेविटी का वर्क यहां से लेके यहां तक की चर्चा की है मैंने। ग्रेविटी का वर्क कितना हो जाएगा सर? mg स्मॉल h प्लस कैपिटल H, ये होगा ग्रेविटी का वर्क। और ग्रेविटी का वर्क पॉजिटिव क्योंकि नीचे जा रहा है। जब ये यहां से यहां पे अंदर जाएगा तो ऊपर लग रहा आपका बाइंड फोर्स, तो वर्क डन बाई बाइंड फोर्स हो जाएगा निगेटिव, वो हो जाएगा सिंपल सिग्मा v, सिग्मा सॉरी लिक्विड की डेंसिटी क्या है? सिग्मा। हाँ, तो सिग्मा v इंटू जी इंटू कैपिटल H, ये रहा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखोगे तो पहले g से g काट के खत्म करो। मास को लिखोगे, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या है? रो, तो रो इंटू v कैपिटल H प्लस स्मॉल h बराबर माइनस सिग्मा इधर जाएगा तो प्लस सिग्मा v इंटू कैपिटल H। यहां से v से v कैंसिल कर दो, v से v कैंसिल कर दो। अब हमें क्या निकालना है? कैपिटल H निकालना है। तो रो स्मॉल h प्लस रो कैपिटल H बराबर, सॉरी ये v से v कटा था, सिग्मा रहेगा, सिग्मा कैपिटल H। तो इधर ले आओ इसको, तो रो स्मॉल h बराबर h बाहर निकलेगा तो ये बन जाएगा सिग्मा माइनस रो, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा रो h बटा सिग्मा माइनस रो। बताइए, रो h बटा सिग्मा माइनस रो, रो h बटा सिग्मा माइनस रो। सी इज योर करेक्ट आंसर। हालांकि ये भी है पूरी मजदूरी। मैं आपको सिखाऊंगा अब द एम आर स्टार। समय आ गया है कि आपको कुछ नया चीज सिखाया जाए। द एम आर स्टार, द एम आर स्टार क्या कहता है कि सबसे पहले डायमेंशनली सही होना चाहिए। तुम क्या निकाल रहे हो? तुम हाइट निकाल रहे हो, तो डायमेंशन हाइट का आना चाहिए। बेटा यहाँ पे ध्यान से देखो, ये हाइट बटा डेंसिटी माइनस डेंसिटी, डेंसिटी आएगा, मतलब ये डायमेंशनली गलत है। हाइट बटा डेंसिटी आ रहा है, ये डायमेंशनली सही है, ये डायमेंशनली सही है, ये डायमेंशनली सही, तो इन्हीं तीनों में से कोई एक आंसर होगा। ठीक है, अब ऐसा एज्यूम करो कि सिग्मा बराबर अगर रो होता, लिक्विड और ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अगर बराबर होती तो क्या होता? सर लिक्विड एंड ऑब्जेक्ट की डेंसिटी बराबर होती तो पूरा डूबने के बाद नीचे जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उतना बाइंड फोर्स ऊपर होगा, नेट फोर्स हो जाएगा 0, तो एक्सेलरेशन 0, जिस वेलोसिटी से अंदर जाएगा उसी से चलता जाएगा। मतलब अगर सिग्मा बराबर रो रख दूं मैं, तो हाइट कितने डेप्थ तक जाके रुकेगा? इनफाइनाइट होना चाहिए। इस बात को तुम फील कर लो बस। इस बात को फील करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। समझो, तुमने एच हाइट से ड्रॉप किया, ऊपर हवा में तो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स था, उसके वजह से वी वेलोसिटी यहाँ पे गेन कर चुका होगा, भागता हुआ आएगा। जब यहाँ पे अंदर गया तो जितना नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर उतना ही बाइंड फोर्स का, अगर सिग्मा बराबर रो है तो नेट फोर्स 0 अंदर जाने के बाद, नेट फोर्स 0 तो एक्सेलरेशन 0, तो जिस वेलोसिटी से एंटर करेगा उस वेलोसिटी से चलता जाएगा, तो हाइट इनफाइनाइट आना चाहिए। तो सिग्मा बराबर रो रखो, हाइट इनफाइनाइट आना चाहिए। यहाँ पे सिग्मा बराबर रो रखोगे, हाइट इनफाइनाइट आ रहा, यहाँ पे सिग्मा बराबर रो रखने पे हाइट इनफाइनाइट नहीं आ रहा। ये डायमेंशनली गलत है, जो एक बार डायमेंशनली गलत हो गया तो सही हो ही नहीं सकता, तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो ये दो ऑप्शन हमारा सही आ रहा है, सी और डी, फिर भी सही आ रहा है सी और डी। हालांकि मुझे लगता है मिसप्रिंट है, एक तो प्लस लिख दो। हालांकि चलो ऊपर सिग्मा नीचे रो है, हम और बात करते हैं। हमें तीसरा एम आर स्टार भी लगाना पड़ेगा। सबसे पहला डायमेंशन से एक ऑप्शन छट गया, देख के पता चल गया, दूसरे से एक ऑप्शन और चला गया। द एम आर स्टार एक और हम लगाते हैं। सर क्या लगाओगे? सोचो सोचो, अगर सिग्मा जो ज्यादा है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से, मतलब लिक्विड की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो ये हाइट जो होगी वो बहुत छोटी होगी।
लिक्विड की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो जो हाइट होनी चाहिए वो बहुत छोटी होनी चाहिए, मतलब जीरो के बराबर होनी चाहिए। क्यों? लिक्विड की डेंसिटी बहुत 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 ज़्यादा है। मान लो कि ग्रीस है और वहाँ पे बॉल को ऊपर से ड्रॉप करोगे, यही तो सवाल है, यही तो सवाल है। बॉल को, ब्लॉक को ऊपर से ड्रॉप किया, तो अगर ये पानी है तो देखना कुछ हाइट तक जाएगा। देखो ये पानी है मतलब कुछ हाइट तक जाएगा, सॉरी ये बाहर गिरा, कुछ हाइट तक गया, अंदर गया है तब ऊपर है। स्लो करके देख लेना, काम करना तुम स्लो करके देखना, देखना मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, किसी हाइट तक जाके तब ऊपर आया है। सामने फिजिक्स दिखा दिया तुम। लेकिन मान लो ग्रीस होता तो जाके आता चिपक के बस वहीं रह जाता, तो हाइट छोटी आनी चाहिए। तो बताओ सिग्मा को बहुत ज्यादा रखने से हाइट एकदम जीरो के बराबर कब आ रहा है? सिग्मा बहुत ज्यादा, सिग्मा बहुत ज्यादा, सिग्मा बहुत ज्यादा। तो भाई साहब यहाँ तो सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दिया, सिग्मा बहुत ज्यादा तो हाइट बहुत ज्यादा, गलत है ये। यहाँ पे सिग्मा बहुत ज्यादा रखोगे, सिग्मा बहुत ज्यादा रखोगे तो रो, सिग्मा बहुत ज्यादा है तो बहुत ज्यादा में से रो बहुत छोटा, घटाने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो सिग्मा रहेगा। और ऊपर रो बहुत छोटा, नीचे सिग्मा बहुत ज्यादा, डिनोमिनेटर में बहुत ज्यादा तो वैल्यू बहुत छोटी आएगी। सी आंसर है। उसमें फील दिलाया कि जो हम सॉल्व कर सकते हैं उसको हम विजुअलाइज करके आंसर कैसे निकाल सकते हैं। इसी का उल्टा एक और सवाल है, ये नीट 13 में पूछा था। अ वुडन बॉल ऑफ डेंसिटी कैपिटल डी, वुडन वॉल ऑफ डेंसिटी कैपिटल डी, कैपिटल डी का एक वुडन ब्लॉक है, इमर्ज्ड इन अ वाटर ऑफ डेंसिटी डी, वाटर की डेंसिटी डी है, टू अ डेप्थ एच, एच डेप्थ तक इसको मैंने नीचे डिसॉल्व कर दिया, एच डेप्थ तक नीचे मैंने डुबो दिया, below the surface of the water and then released up to what height will the ball jump out of the water, कितने हाइट तक ये सरफेस से ऊपर जंप करेगा? सर छोड़ने वाला सवाल बनता है, ऊपर से एच हाइट तक छोड़ा तो नीचे गया, नीचे से छोड़ेंगे तो ऊपर भी जाएगा क्या? देखिए इसको मैंने नीचे ले जाके छोड़ दिया। अब चूंकि लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है, लिक्विड की डेंसिटी क्या है? स्मॉल डी, वाटर की डेंसिटी, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कैपिटल डी छोटी होगी, तो क्या होगा? जब छोड़ूंगा तो देखो ऊपर जंप करेगा, तो कितने हाइट तक ऊपर जंप करेगा? इसको तो तुम सॉल्व कर लो वर्क एनर्जी थ्योरम से। मान लो एच हाइट तक जा रहा है, यहां पे रेस्ट में आ गया और यहां से रिलीज किया था, ये हो गया तुम्हारा स्मॉल एच, ये हो गया मान लो कैपिटल एच, तो कैपिटल एच निकाल लो वर्क एनर्जी थ्योरम से, या डायरेक्टली एम आर स्टार लगा दो, डायरेक्टली एम आर स्टार लगा लो। एम आर स्टार क्या कहता है? इफ डी बराबर कैपिटल डी, ऑब्जेक्ट डेंसिटी और लिक्विड की डेंसिटी अगर बराबर है, तो मैंने बोला था अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी बराबर, यहां से छोड़ोगे तो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स, ऊपर बाउंड फोर्स बराबर होगा, मतलब ऊपर जाएगा नहीं, जंप ही नहीं करेगा, तो जीरो आंसर आना चाहिए। तो कैपिटल डी स्मॉल डी बराबर रखने पे जीरो आंसर है। इसमें जीरो नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, जब इसको बराबर रखेंगे तो जीरो आ रहा, मतलब ऑप्शन बी सही है। जीरो आ रहा मतलब ऑप्शन बी सही है। दैट्स ऑल, खत्म खत्म खत्म। आओ देखते हैं आगे। A block of steel of size 5 multiply 5 multiply 5 centimeter cube, मतलब cuboid block of weighted in a water. If relative density of the steel is 7, then its apparent weight is, कहाँ वेट किया? वाटर में। वाटर के रिस्पेक्ट में इसकी रिलेटिव डेंसिटी 7 है। देखो तो सवाल कैसा होगा? अपरेंट वेट है, तो सवाल किसका होगा? सवाल ये होगा सर केस नंबर 2 का। तो अपरेंट वेट नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg इंटू 1 माइनस रो बाई सिग्मा। सिग्मा ज्यादा होगा तभी डूबेगा, तभी अपरेंट वेट का सवाल बनेगा। खत्म। मास को लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो इसकी डेंसिटी कितनी है? ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द स्टील, हाँ ऑब्जेक्ट की डेंसिटी 7 है, तो 7 डेंसिटी, वॉल्यूम हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 इंटू जी, ठीक है। 1 माइनस वाटर के रिस्पेक्ट में इसकी डेंसिटी 7 है, तो 1/7 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम लेंगे, नीचे 7, 7 माइनस 1 6, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 6, मतलब 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 वाला आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए। ये गलत है, 4 कहाँ से आ गया? 4 कहाँ से आ गया? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, हो गया, आंसर आ गया। अब मैं क्या करूं? ये मैंने करा दिया सवाल तुमको, ये सवाल मैंने तुम्हें करा दिया है पहले ही। नेक्स्ट देखिए, a rectangular block of 10 centimeter, 10 centimeter and 15 centimeter in size in floating water with 10 centimeter side vertical. If it floats with 15 centimeter side vertical, then the level of the water will remain same. ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा है कि मान लीजिए 10 10 इंटू 15, मतलब क्यूबॉइड नहीं है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, ऐसा ब्लॉक है, ये इस तरीके से फ्लोट कर रहा है। तो बेटा जब फ्लोट कर रहा है तो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स और ऊपर बैंड फोर्स बराबर होगा, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर बैंड फोर्स बराबर होगा। अब अगर मैं इसको इस तरीके से फ्लोट करा दूं, इस तरीके से फ्लोट करा दूं, तो फ्लोट करने के सिचुएशन में यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे mg लग रहा, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स तो अभी भी तो नीचे mg लगेगा, हाँ ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों ही सिचुएशन में नीचे mg लगेगा। अब हम इसमें बैंड फोर्स की अगर बात करें
तो बाइंड फोर्स हो जाएगा रो Vg जो कि mg के बराबर होगा। बाइंड फोर्स बोलो कितना होगा, रो Vg जो कि mg के बराबर होगा। इसमें बाइंड फोर्स रो Vg जो कि mg के बराबर होगा। ठीक है, mg दोनों केस में सेम है, तो इसका रो Vg उसके रो Vg के बराबर होगा। G सेम, लिक्विड वही है सेम, तो जो वॉल्यूम इसमें डूबा है वही वॉल्यूम इसमें डूबेगा। तो जितना वाटर इसने डिस्प्लेस किया था उतना ही वाटर इसमें डिस्प्लेस किया था, तो वाटर लेवल तो वही रह जाएगा ना। द लेवल ऑफ वाटर विल बी क्या होगा, ऐसे फ्लोट कर रहा तो जितना वॉल्यूम यहाँ डूबा है उतना ही वॉल्यूम यहाँ डूबना चाहिए, क्योंकि डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम के बराबर ही, डिस्प्लेस वॉल्यूम के वेट के बराबर इसमें बाइंड फोर्स लगता है। जितना बाइंड फोर्स इसमें लगना चाहिए उतना ही बाइंड फोर्स इसमें लगना चाहिए। तो जितना वॉल्यूम इसमें डूबा है उतना ही वॉल्यूम इसमें डूबेगा, तो जितना वाटर इसमें हटा है उतना वाटर इसमें हटाएगा, तो वाटर लेवल का तो वैल्यू सेम ही रह जाएगा ना यार। ये है तुम्हारा नीट 2016 का सवाल। टू नॉन मिक्सिंग लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो एन एन रो। देखो, टू नॉन मिक्सिंग लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो एन एन रो, ऑब्वियस सी बात है नीचे हायर डेंसिटी होगा एन रो और ऊपर हो जाएगा तुम्हारा रो। आर पुट इन अ कंटेनर ऑफ हाइट ऑफ ईच ऑफ लिक्विड इज एच। दोनों लिक्विड का हाइट क्या है बेटा, एच एच है, दोनों लिक्विड का हाइट एच एंड स्मॉल एच है। अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ लेंथ कैपिटल एल ऑफ डेंसिटी डी, सॉलिड सिलेंडर ऑफ लेंथ कैपिटल एल ऑफ डेंसिटी डी is put in this container. The cylinder float with its side axis vertical and length PL in the denser liquid. मतलब L में से ये PL लेंथ डेंसर लिक्विड में है, अब ऐसी बात है Px से कम होगा तभी तो कम लेंथ इसमें। देन डेंसिटी D इज इक्वल टू, तो D की डेंसिटी आपको इस N रो और N के टर्म्स में बताता है, रो और N के टर्म्स में बताना है। फिर P क्या है, अच्छा ये देखो PL है, तो इसकी डेंसिटी बताना है। इस सवाल को सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है कि इसका ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे mg पूरे सिलेंडर का, इस लिक्विड के वजह से बाइंड फोर्स ऊपर, इस लिक्विड का भी बाइंड फोर्स ऊपर, बाइंड फोर्स हमेशा ऊपर ही लगता है, तो दोनों लिक्विड के बाइंड फोर्स को आप ऐड कर दे mg के बराबर, या द mr स्टार लगाएं और बिना किसी कैलकुलेशन के एक ही लाइन में आंसर पाए। अब mr स्टार कैसे लगाना है, क्या एज्यूम करना है, सोचो। देखो ये फ्लोट कर रहा है, ये लिक्विड रो है, ये एन रो है, एन कितना है सर नहीं पता, एन एक से ज्यादा दिया हुआ है, लेकिन एक मान ले तो क्या होगा, एन को एक मान ले तो ऊपर वाला लिक्विड नीचे वाला लिक्विड बराबर हो जाएगा और दोनों लिक्विड बराबर हो जाएगा, दोनों की लिक्विड डेंसिटी बराबर बीच में प्लॉट करा तो डी बराबर आना चाहिए, बस आंसर देख लेना। तो या तो सॉल्व करना आपको, नहीं सॉल्व करना ही आपको और फिर द स्टार लगा के निकालना है। नहीं कर पाओगे नेक्स्ट लेक्चर में मैं पूरा सॉल्व कर दूंगा, पूरा सॉल्व कर दूंगा। नेक्स्ट सवाल देखना, पीस ऑफ सॉलिड वेट 120 ग्राम इन ईयर, मतलब ट्रू वेट उसका जो है mg है वो बेटा है 120 ग्राम, 80 ग्राम इन वाटर, 80 ग्राम इन वाटर, वाटर में उसका वेट 80 ग्राम है एंड 60 ग्राम इन अनदर लिक्विड, देन रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड दैट लिक्विड। बहुत मुश्किल सवाल है, पहले वाटर में डुबाया तो उसका वेट 80 ग्राम हो गया, ट्रू वेट 120 ग्राम है, किसी और लिक्विड में डाला तो उसकी वेट 60 ग्राम हो गया। तो ऑब्जेक्ट की, सॉलिड की एंड लिक्विड की डेंसिटी क्या होगी बताइए। अब बच्चा सवाल पढ़ के घबरा जाता है, काहे का क्या क्या खेल रहा है, वेट वेट खेल रहा है, मतलब थर्ड केस है, सॉरी केस नंबर 2 है अपरेंट वेट का। नॉर्मल इज इक्वल टू mg 1 माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वाटर में डाला है ना 80 ग्राम इन वाटर, वाटर की डेंसिटी डिवाइडेड ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, ये तुम्हारा 80, ये 120, 80 इज इक्वल टू 120, 1 माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर 1 सिग्मा, ये कैंसिल होगा 2 और ये कैंसिल होगा 3, तो ये हो जाएगा 2/3 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन सिग्मा। तो जब इसको इस तरफ लाओगे तो 1 अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू 1 माइनस 2/3, 1 अपॉन सिग्मा इधर आ गया, एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 1/3, क्या जाएगा 1/3, मतलब सिग्मा इज इक्वल टू 3। ये गलत, ये गलत, सिग्मा इज इक्वल टू 3 आ गया। क्या करूं मैं, अब दूसरे लिक्विड में डाला तो उसका वेट 60 ग्राम हो गया, ट्रू वेट 60 ग्राम, ट्रू वेट था हवा में 120 इज इक्वल टू 1 माइनस रो बाई सिग्मा, ये लिक्विड की डेंसिटी और ये ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अभी निकाला हमने 3 है, ये कैंसिल होगा, ये 2 हो जाएगा, इधर लाओ तो हाफ इज इक्वल टू 1 माइनस लिक्विड की डेंसिटी हमें चाहिए, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी 3 हमने निकाला है, तो रो बाई 3 इज इक्वल टू हाफ, रो इज इक्वल टू 3/2, रो इज इक्वल टू 3/2, डी इज योर करेक्ट आंसर। कितने मक्खन की तरह सवाल सॉल्व हो रहा है बेटा, कितने मक्खन की तरह सवाल सॉल्व हो रहा है। सॉलिड स्फीयर ऑफ वॉल्यूम v एंड डेंसिटी रो फ्लोट्स, ये होमवर्क है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं करा दूंगा, ठीक है ना बेटा। और इसी तरीके से आज के लेक्चर की यहीं पे समाप्ति करते हैं। पत्थर को उसके डेंसिटी में डुबाया, होता क्या है कि ऑब्जेक्ट को जब आप नीचे डुबोते हो, अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा है तो इस गिवन वॉल्यूम में उसकी डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह, अच्छा भारी हो गया, पानी सोख लिया इसने, तो गिवन वॉल्यूम इसकी डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से इसकी मास ज़्यादा हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे ज़्यादा लगे, इसलिए अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा होती है तो डूब जाती है।
लेकिन अगर लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है, अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी बेटा कम है तो गिवन वॉल्यूम में ऑब्जेक्ट का मास कम हो जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है और लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है। तो जब ये डूबेगा तो यहां से इतने वॉल्यूम में लिक्विड हटाया, मान ले इतने वॉल्यूम में लिक्विड हटाया, तो उतने वॉल्यूम में लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से लिक्विड का मास ज़्यादा हो जाएगा। समझ में आया? वाइंड फोर्स हमेशा ऊपर लगता है। वाइंड फोर्स की वैल्यू होती है रो बीजी। 3 केस बनता है, रो बराबर सिग्मा, कंप्लीटली सबमर्ज होकर फ्लोट करेगा, उसको जहां रख दोगे वही रहेगा। अगर रो ज़्यादा है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी रो ज़्यादा है मतलब लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है, रो ज़्यादा है मतलब लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है, तो कुछ हिस्सा डूब के फ्लोट करेगा। वी इन बटा वी टोटल बराबर आना चाहिए 1 से कम। तो ऊपर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, नीचे लिक्विड की डेंसिटी, क्योंकि लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा थी। जब पूरा डूब जाएगा तो केस आपके सामने है।